चलिए, प्रबोधन काल, इससे रिलेटेड आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन देख लिए हैं पीवाईक्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें आपको करना क्या है कि पहले क्वेश्चंस जो है, इससे इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, है ना। तो टॉपिक से, यानी प्रबोधन काल ये टॉपिक हो गया हमारा। इस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज एटलीस्ट आपको ये करना है, ठीक है। तभी पता चल पाएगा कि आप इसको समझने में कितना कैपेबल है। फायदा तभी होने वाला है जब आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पीवाईक्यूज कीजिएगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आप लोग जो जो क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि वो भी मैंने आप लोगों को शेयर किया है ग्रुप में, ठीक है, तो वो मुझे आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। आरती जी, पीवाईक्यूज जो है, अच्छा सब लोग थोड़ा लेट आ रहे हैं, ओके, या मैंने क्लास जल्दी स्टार्ट कर दी है। चलिए, व्हाटएवर, मुझे बताइए। यू हैव सम क्वेश्चंस? हाँ हाँ, पहले पूछ लीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसके बाद हम नॉन स्टॉप इस टॉपिक को खत्म करेंगे। पहले जो भी पीवाईक्यूज है जो मैंने ग्रुप में शेयर किया था, ठीक है, हिस्ट्री से में सेकंड पेपर में जाइएगा। सेकंड पेपर में सेकंड सेक्शन जो है, यानी सेक्शन बी का, मोहित कुमार, एक सेकंड, हाँ, सेक्शन ए और सेक्शन बी, इसका पार्ट हो गया एंशियंट, इसका पार्ट हो गया मिडिएवल, इसका पार्ट हो गया मॉडर्न, सेक्शन बी का, और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको जाना है, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री में जाके प्रबोधन काल जो टॉपिक है हमारा, ये प्रबोधन काल, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं ये ग्रुप में देख लीजिएगा, मतलब उस पीडीएफ में देख लीजिएगा। कल भी मैंने दिखाया था, अगर नहीं समझ में आया तो बोलिए, मैं वापस जाके दिखा देता हूं, आप लोगों को एटलीस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कल, अरे यार कल तो दिखाया था ना। चलिए, कोई नहीं, वीडियो थोड़ा सा खराब होगा। एक काम करेंगे, हम लास्ट में आपको दिखा देंगे, तो कम से कम वीडियो थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना है, ठीक है। आप ग्रुप में जाके चेक कीजिएगा, आपको पीवाईक्यू का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा इसी ग्रुप में। हिस्ट्री 4 वाले जो ग्रुप है, इसी में ही आपको मिल जाएगा। 22 तक है, 23 और 24 को अपडेट करना है, वो हो जाएगा, वो आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये सब छोटी मोटी चीजें आपको आनी चाहिए, नहीं अगर सीखा है तो सीख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये कहीं, ये अगर उम्मीद लगा के बैठे कि नहीं कोई दूसरा करके देगा, भाई ये आपका काम है ना। चलिए, बाकी लोग शायद हिस्ट्री में कर चुके हैं कंप्लीट और आरओ में लग गए होंगे। चलिए, तो दो नाव की सवारी बहुत खतरनाक मानी जाती है। हाँ, चलिए, बात कर लेते हैं प्रबोधन काल। तो कल हमने बात करी थी इनलाइटमेंट, पुनर्जागरण की, ठीक है, सॉरी, रेनेसां की बात की थी, ठीक है। अब प्रबोधन काल की बात कर लेते हैं। तो प्रबोधन का ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है और एक पूरा पीरियड की बात कर रहा है। देखिए, काल, काल का मतलब पूरा पीरियड है, ठीक है। 18वीं सदी में ये मानवतावादी जो प्रकृति जो पुनर्जागरण के दौर में हमने देखी थी, अब उस वो मैच्योर हो गया इस टाइम पीरियड में। यानी एक जो छोटा सा बेबी है, आगे चलते 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 वो मैच्योर होता है ना, उसी तरह से यह विचार जो है प्रबोधन काल, इस पूरे टाइम पीरियड को ही कह दिया गया प्रबोधन काल। प्रबोध हो रहा है, ठीक है। तो मानवतावादी जो विचार, जो प्रवृत्तियां थी, ठीक है, वो मेच्योर हो रही थी इस टाइम पे। तो अब इसमें प्रबोधन में चिंतन से क्या हुआ, भौतिकता
भौतिकतावाद के विकास को प्रेरणा मिलती है। भौतिकतावाद का मतलब मटेरियलिस्टिक की बात हो रही है यहाँ पे, यानी मानव के अंग को काटकर क्या किसी दूसरे अंग को लगाया जा सकता है, या सब कुछ इटेबल है तो सिर्फ मानव के लिए ही ऊपर वाले ने बना के भेजा है। ठीक है, कुछ इस तरह की बातें। तो विशेषता क्या थी, ज्ञान को, अब जो भी ज्ञान है अगर विज्ञान द्वारा वेरीफाइड है, साइंस द्वारा वेरीफाइड है, तभी उसको माना जाएगा, अदरवाइज नहीं, वो नहीं मानेगा। तो बहुत सारी चीजें जो अनुभूति की चीज है, जो अनुभूति की चीज है, उसे विज्ञान साबित नहीं कर सकता। जैसे मुझे खट्टा लग रहा है, तो खट्टा या मीठा का स्वाद विज्ञान नहीं बता पाएगा, हमें इसे चख के अनुभूति के रूप में। अब गूंगे से पूछिएगा कि भाई गुड़ मीठा है या खट्टा, कैसे बताएगा? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। सो मध्यकालीन अवधारणा क्या थी कि सृष्टि जो है, पूरी कायनात जो है, ईश्वर द्वारा निर्मित है। ठीक है, ये फंडा आज भी चलता है। पवित्र पुस्तकों का ज्ञान जो है मानव की पहुंच से दूर है। ये किसने भेजा है? आरती जी, वेरी गुड, धन्यवाद। पुनर्जागरण, हाँ हाँ हाँ, आपके जो क्वेश्चन थे आरती जी, हाँ। आरती जी ठीक है, अभी हम इस पे भी बात कर लेंगे। आपका क्वेश्चन आ गया, मैंने देख लिया। ठीक है, बट ये क्वेश्चन अब जानने के लिए वेरी गुड, अच्छी बात है, बट अब सिलेबस में नहीं है इंक्लूड, और ना ही इसे क्वेश्चन आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। पर आपने पूछा है तो बताना मेरा काम है। ठीक है, अभी हम इस टॉपिक को पहले, प्रबोधन को, विशेषता वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस पे जाएंगे, आपके सवाल को भी ले लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, कल भी मैंने इस पे बात की थी, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। हो सकता है इसी से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। तो पवित्र पुस्तकों का जो ज्ञान है वो मानव की पहुंच से दूर बताया गया। क्यों बताया गया दूर भैया? क्योंकि हर चीज मानव नहीं जान सकता। और आसमानी किताब, यानी एक लोकप्रिय सिद्धांत था कि जहां ज्ञान का प्रकाश होगा वो मानव की पहुंच से दूर होगा। इसीलिए धार्मिक पुस्तक को, हर जितने भी रिलीजन है उसमें कहा गया देव वाणी कही गई, ईश्वर की वाणी कही गई, ताकि नकारा ना जा सके। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरी विशेषता पर, प्रयोग और परीक्षण पर बल दिया जाने लगा। प्रयोग का मतलब एग्जामिन, आपको टेस्ट करना है। प्रबोधन का जो काल है वो चिंतन का काल था, प्रकृति की जो भी घटनाएं थी वैज्ञानिक कारकों पर आधारित थी। प्रयोग और परीक्षण करना जरूरी था, यानी वास्तविक ज्ञान के लिए ऐसा होता है जैसे कि उसका, आप उसको अगर लैब में सर्च नहीं, रिसर्च करने के बाद अगर सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं माना जाएगा। जब ये मान लिया गया, बाइबल में यह लिखा गया कि भाई पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, या किसी पुस्तक में लिखा गया कि पृथ्वी जो है चपटी है, बट सनातन में बहुत पहले ही कहा जा चुका है, नाम है भूगोल। भू का मतलब धरती, गोल है। बात समझ में आ रही है? तो कॉपरनिकस ने जब इसको साबित किया कि नहीं भैया ये स्टेटमेंट गलत है, पृथ्वी केंद्र पे नहीं है, सूर्य केंद्र पे है, सन है केंद्र पे, और पृथ्वी तो चक्कर उसके लगा रही है। ठीक है, तो अब ईश्वरीय ज्ञान या धार्मिक ज्ञान को कहा गया कि आप, वो आत्मिक विकास के लिए जरूरी हो सकता है, सांसारिक विकास के लिए जरूरी नहीं है। बट दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर रहिएगा तो भी दिक्कत है, क्योंकि कोई भी वाद, कोई भी विचारधारा अपने आप में कंप्लीट नहीं है, और ना ही हो सकता है। इसीलिए बैलेंस चाहिए, है ना? आप 24 घंटे पूरे, 24 घंटे में एक दिन 1 घंटे भी मत सोइए, तो अगले दिन के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। क्या वो एनर्जी दिख रही है आपको? विजिबल है? नहीं है। ठीक है, तो प्रकृति और समाज के मूल तत्वों की खोज पर बल दिया जाने लगा। ठीक है,
वास्तविक ज्ञान तभी माना जाएगा कि वो ज्ञान की कैटेगरी में आता है जब उसे लैब में टेस्ट कर लिया गया हो। तो लैब में टेस्ट करने वाली जो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, वो ऑब्जेक्टिव है, वो सब्जेक्टिव नहीं है। हालांकि फिर इसको अलग अलग, ये साइंस के अलावा भी बहुत सारी अन्य विधा में पुस्तक लिखी गई। मानव को भी एक सब्जेक्ट के रूप में देखा गया और कहा गया कि चलो उसके व्यवहार के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी और बहुत सारी चीजें आ गई है ना। कारण कार्य संबंधों का अध्ययन करना प्रारंभ किया गया। उत्तरदायी कारण के पीछे, यानी हर कारण के पीछे कारण, एक कारण तो, एक रीजन तो होगा ही, एक रीजन होना चाहिए। जैसे कि भाई गाड़ी से, मोहित गाड़ी से मेरे घर तक पहुंचा है, ठीक है, तो गाड़ी से पहुंचा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। गाड़ी का मतलब वो अपना स्कूटी से पहुंचा है, ठीक है, तो स्कूटी से पहुंचा मतलब स्कूटी या तो उसमें कोई ईंधन तो लगा होगा, या तो वो इलेक्ट्रिक होगी, या तो वो पेट्रोल होगा, या तो डीजल होगा, या हाइड्रोजन, कुछ भी फ्यूल तो होगा ही। मोटा रमेश रात में नहीं खाता है, इसका मतलब दिन में तो खाता होगा, तभी तो मोटा है, ठीक है। अगर हम पानी, पेड़ पौधों को पानी देते रहेंगे, खाद मिट्टी उसकी उसकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे तो ग्रो करेगा, और नहीं करेंगे तो कारण कार्य संबंध है, देख लीजिए। आप अच्छे से पढ़िएगा, फोकस होकर पढ़िएगा, आपका सिलेक्शन होगा, आप नहीं पढ़िएगा आपका नहीं होगा सिलेक्शन फिर, ठीक है। चलिए, तो कारणों का अध्ययन करके मानव जीवन की रक्षा की जा रही है। निरंकुश राजतंत्र की मौजूदगी भी, जैसे उस वक्त के समाज में राजतंत्र हावी है, तो मानव का शोषण क्यों हो रहा है? क्योंकि राजा निरंकुश है, शासन व्यवस्था जो है वो निरंकुश है। निरंकुश का मतलब किसी पर उसका अंकुश नहीं है, ठीक है। चलिए, और क्या प्रबोधन काल की विशेषता है? तो मानवतावाद मध्यकालीन सोच था कि बाइबल में लिखा है कि मनुष्य जन्म से ही पापी है और उसके पास बुद्धि नहीं है। बट प्रबोधनकालीन चिंतन ने बिल्कुल ठीक उससे उलट कहता है कि मानव जन्म से ही विचारशील है। धर्माधिकारियों ने स्वार्थ और भ्रष्टाचार के कारण इसको, इसका कारण क्या है? धर्माधिकारियों ने उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे कब्जा कर रखा है। पोप की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये यूरोप में हो रहा है। जैसे आरती जी ने पूछा कि पुनर्जागरण यूरोप में ही क्यों, तो यूरोप में ही जो स्वतंत्र विचारों की बात की जाए तो पहले एंशियंट टाइम पूरा धर्म से जुड़ा हुआ है। मध्यकाल में जब अरबों का आक्रमण हो रहा है और ये हार जा रहे हैं, ठीक है, फिर ये तर्क करना सीख रहे हैं कि भैया हम हारे क्यों? अगर धर्म ही सब कुछ था, 5 वक्त अगर अगर हम जाके चर्च में जा रहे हैं, हर संडे हम चर्च जा रहे हैं, फिर भी हम हार रहे हैं दुष्टों का, पोप ने आशीर्वाद दिया जीत का, फिर भी हम युद्ध हार गए, तो पीछे, इसके पीछे का कारण क्या है? ठीक है, उन्होंने एनालिसिस किया। यही चीज हमने नहीं किया। हमने मतलब हम भारतीयों ने नहीं किया। बहुत सारे आक्रमण हुए, हमने उस आक्रमण से कुछ भी सीख नहीं ली, इसीलिए वो आगे बढ़ गए। आई थिंक थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा आरती जी, ठीक है। तो अब उस मध्यकालीन समाज जो है वहां का, यूरोप का, वहां पे धर्माधिकारी जो थे वो भ्रष्ट थे। कहते हैं भैया आप पाप करना है, जितना भी पाप करना है पाप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बदले में आप हमें पाप मोचन पत्र बांटने लगे। आप चर्च को जितना दान करोगे आपका सारा पाप जो है वो कट गया। आप किसी का मर्डर कर लीजिए, किसी को कुछ चोरी कीजिए, कुछ गलत व्याभिचार कीजिए, लेकिन उसके बाद आप आके चर्च में दान दे दीजिए, मोटी रकम। तो इससे क्या होगा? वेरी गुड, उससे ये होगा कि आपके पाप कट गए, आपको स्वर्ग का रास्ता मिल गया। तो गरीब हो या अमीर, सबके मस्तिष्क में धर्म हावी था, या ईसाइयत हावी थी। धर्म कहने पर थोड़ा छुप जाता है, क्योंकि वहां पे उस वक्त ईसाइयत का बोलबाला था, आज भी है, ठीक है। तो वॉल्टेयर एक विद्वान रहे, उन्होंने रूढ़िवादी चर्च व्यवस्था का विरोध किया और कहा कि भाई
मनुष्य जो जन्म से पापी है ऐसा चर्च बता रहा है, ऐसा नहीं है। वो चिंतनशील है जन्म से, चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहता है, और मानवीय स्वतंत्रता पर इसने बल दिया, वॉल्टेयर ने। अब ये कथन आपको यूपीएससी में देखने को मिलेगा अगर क्वेश्चन बनता है तो। अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखा, फिर हम उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो मानवीय क्षमता में विश्वास और विकास का आधार क्या था? कि भाई वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो सोच सकता है, अपने आप को धीरे धीरे इवॉल्व किया है। और ये साइंस ने भी प्रूव किया है कि मानव धीरे धीरे इवॉल्व होकर, भले 50,000 साल लगा हो, 1 लाख साल लगा हो, लेकिन वो इवॉल्व हुआ और अभी भी इवॉल्व ही हो रहा है। ठीक है। तो प्राकृतिक, अब धर्म की बात की जाए तो प्रबोधन काल में प्राकृतिक धर्म की बात की कही गई। मानव को, यानी जो आडंबर वाला जो या कर्मकांड से मुक्त होकर कार्य करने की बात कही गई, कार्य करने पर बल दिया गया। जीवों के प्रति सहृदयता और करुणा का भाव हो, समानता का व्यवहार हो। ठीक है। संसार के संचालन के लिए परम सत्ता यानी न्याय मिलेगा, अंतिम समय में मिलेगा, लेकिन इनफाइनाइट जस्टिस होगा। लेकिन कम से कम कर्म से उसको जोड़ा गया, ताकि मनुष्य जो है वो उसका कर्म जो हो वो कैसा होना चाहिए? आडंबर रहित, कर्मकांड से रहित होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। अब यहां नैतिक से भी अर्थ यह है कि हर समाज के अपनी अपनी नैतिकता होती है। कोई समाज नॉनवेज नहीं खाता है, कोई समाज नॉनवेज पे ही पला है। राजस्थान में हम देख सकते हैं 2 ट्राइबल ऐसे हैं, एक बिश्नोई समाज और एक और समाज है। एक गायों की प्राणों की रक्षा के लिए या जीव जंतुओं की प्राणों की रक्षा के लिए अपना उत्सर्ग करने को तैयार रहता है, और उसी राजस्थान में एक और ट्राइब भी है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, जो शिकार करने के लिए ही जाना जाता है कि भैया अगर शिकार नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं। प्रकृति पर बल दिया गया, नेचर पर, यानी प्रकृति की ओर लौटिए। प्राकृतिक जो स्वतंत्र और सौंदर्य से परिपूर्ण है। रूसो का यह विचार था कि मानव स्वतंत्र रूप से जन्म से ही स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन हर तरीके से वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। पैदा तो आप ना किसी रिलीजन वाले के तो होते नहीं है। एक मनुष्य जो है उसका जन्म स्वभावता, उसने जन्म लिया, बाद में उसके माँ बाप उसको तय कर दिए गए कि ये माँ बाप है, बताया गया उसको। फिर सोसाइटी ने बताया कि क्या क्या नॉर्म्स है, क्या उसे फॉलो करना है, क्या नहीं करना है। देश ने ये बताया उसे कि भाई पासपोर्ट लेके ही बाहर जाना है, रोड में ऐसे चलना है, ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना है। ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई। तो आपको ये रूल एंड रेगुलेशन, घर बनाना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी हर तरीके से आपको ये बोलना है और ये नहीं बोलना है, स्वतंत्र विचार रखना है नहीं रखना। तो कई बार आप, जैसे कि अगर मैं इस दौर में अगर मैं कहूं कि भाई पाकिस्तान का पानी खोल देना चाहिए, पाकिस्तान के लिए जो पानी भारत ने रोक रखा है, या रोका नहीं है, कब बस हमने उसके इंफॉर्मेशन देना बंद कर दिया कि कब खोल रहे हैं कब बंद कर रहे हैं, ये किया, पानी उन्हें नहीं रुका है। ठीक है, तो लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे कि ऐसे कैसे बोल रहे हो, देशद्रोही है, गद्दार है। यानी कि एक स्वतंत्र विचार जो है, हालांकि भारत का डिसीजन सही है, हम ये बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूं स्टार्टिंग के लिए। तो लोग विरोध के लिए विरोध करना चाहते हैं, ये भी एक गुट हमारे यहाँ पे है। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, कॉमेडियन मिल जाएंगे, है ना। तो सबको रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो रूसों का ये कहना था कि मानव तो स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन तमाम तरीके से वो बंधनों में जकड़ा हुआ है। ठीक है। अब इसी विचारधारा में, इसी प्रबोधन काल में कुछ विचारक भी हुए, जैसे कि रूसो हैं, वॉल्टेयर है, कांट है। तो ये तीन कम से कम एटलीस्ट पढ़ के जाना है आपको। तीनों के विचार जो है आपको जीएस में भी काम आएगा, जीएस की हिस्ट्री में, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, और आ गया तो यकीन जानिए किसी से नहीं हिलेगा, बस ऑप्शनल वाले बच्चों से हिलेगा। ठीक है,
क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री शायद ही जीएस में कोई पढ़ के जा रहा हो, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हमेशा लॉजिकल होने की सोचिए कि भाई भारत ने ये क्यों किया। तो ठीक है, वो चूंकि नेशनलिज्म भी है, खाली कोरा आदर्शवाद से पेट नहीं भरता। नेशनलिज्म हमें एक उत्कट राष्ट्रवाद होना चाहिए, बट उत्कट राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो जर्मनी बनते देर नहीं लगी। ठीक है, जय श्री राम भी होना चाहिए, लेकिन हर जगह जय श्री राम हो वो भी गलत है। आप किसी को बोलने के लिए मजबूर कर रहे हो तो भी गलत है। ठीक है, चलिए, मैं ये नहीं कह, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह यही हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैं इसे पूरी तरह से डिनाई करता हूं कि ऐसा कहीं नहीं होता। कौन कौन से थिंकर हैं, बिल्कुल ये भी आपको मिल जाएगा, अभी अभी सब मिल जाएगा यहाँ पे। कांट, रूसो, वोल्टेयर। वोल्टेयर हमने देख लीजिए, यहाँ वोल्टेयर की बात की, अभी वोल्टेयर में भी अभी हम जाएंगे आगे। ठीक है, पहले हम रूसो की बात कर लेते हैं, कद थोड़ा सा बड़ा है रूसो का, फिर वोल्टेयर और फिर कांट, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो पहले रूसो के बारे में बात कर लेते हैं। रूसो के देखिए पॉइंट्स में हम बात इसलिए कर रहे हैं, पहले ये भी समझिएगा, पॉइंट्स ही याद रहेगा और उसको समझ रखा है अगर आपने, तो एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, रूसो के विचारों में, इसीलिए मैंने हाईलाइट करके दिया हुआ है, आप यहां से भी देख सकते हैं इसको। एक सेकेंड, ये देखिए, ये पॉइंट है। अब जब पॉइंट अगर आप कर रहे हैं तो इजीली आपका हो जाएगा, ये याद रहेगा, बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। प्रकृति पर बल, रूसो क्या कहता है, प्रकृति पर बल देने की बात करता है कि प्रकृति पर बल दीजिए। तो प्रकृति पर बल का मतलब क्या है, मानव की स्वतंत्रता पर बल दीजिए, या जो प्रकृति की स्वतंत्रता का आधार है। प्रकृति ने ही मानव को स्वतंत्र बनाया है। धार्मिक संस्थाओं ने क्या किया, मानव की स्वतंत्रता को बाधित किया है, और वापस अगर उस स्वतंत्रता को प्राप्त करना है तो आपको प्रकृति की लौट और ही लौटना पड़ेगा, यानी इक्वालिटी। ये रूसो कहता है, कोई गलत बात नहीं। असमानता, अब इसको आप चाहे तो और इलाबोरेट कीजिए, निबंध में लिख लीजिए इसको, इस लाइन को पूरा उठा के आप नेचर एनवायरनमेंट वाला सेक्शन में आप पूरा ऐसे में यूज कर सकते हैं, एथिक्स के पेपर में यूज कर सकते हैं। स्मार्ट बच्चा वही है, या स्मार्ट एस्पिरेंट वही है जो एक चीज को मल्टीपल जगह पे यूज कर सके। वो टाइम गया कि आप हर चीज रट रहे थे, एक ही भाई रटने की कैपेसिटी है, आप कुछ चीजों को जानिए और उसका एक इम्प्लीकेशन हर जगह कर लीजिए। पेट्रोल बन जाइए कि भाई पेट्रोल जो है उससे आप कार भी चला लीजिएगा, आप उससे बस भी चला लीजिएगा, उससे हर चीज चला लीजिएगा। ये बात अलग है कि बड़ी जो गाड़ियां हैं वो पेट्रोल से नहीं चल सकती। ठीक है, नॉर्मल पेट्रोल से नहीं, जो इन्फ्लेबल वाले जो व्हाइट पेट्रोल है उससे चलेगी, फिर वो बहुत महंगा पड़ेगा, है ना। चलिए, अब रूसो कहता है असमानता पर चोट, यानी समानता पर बात कर रहा है तो ऑब्वियस है असमानता पे चोट है। असमानता का प्रकार क्या है यहाँ पे, कि प्राकृतिक असमानता है। ठीक है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति ने मोहित को लंबा और मुझे छोटा बनाया है, छोटा मतलब कद में छोटा बनाया है। मोहित को मोटा और मुझे पतला बनाया है। मोहित को गोरा और मुझे काला बनाया है। मोहित को दाढ़ी दी है, मुझे नहीं दी है। मोहित को हाथ है, मेरे हाथ नहीं है। असमान हो गए, तो ये प्राकृतिक रूप से, तो असमानता के प्रकार भी दो है यहाँ पे, एक प्राकृतिक असमानता, किसी जगह पे मिनरल्स मिल रहा है, किसी जगह पे पानी की एक बूंद नहीं है, बुंदेलखंड। कहीं बर्फ है तो कहीं बर्फ ही नहीं है, पानी ही नहीं है। कहीं बारिश बहुत ज्यादा होती है, कहीं बिल्कुल नहीं होती है। प्राकृतिक रूप से कहीं पहाड़ है कहीं नहीं है ना असमानता। विजुअलाइज कर पा रहे हैं। चलिए, सामाजिक असमानता की बात करें तो सामाजिक असमानता में किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम है, किसी के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, किसी के पास बुद्धि ज्यादा है, किसी के पास शारीरिक रूप से बल ज्यादा है, किसी के पास ये भी, यानी रौला बना है किसी का। ठीक है,
तो ये समाज ने खुद क्रिएट किया, ये है आर्टिफिशियल। प्राकृतिक असमानता तो समझ में आती है बात, लेकिन सामाजिक असमानता ये गले से नीचे नहीं उतरती, क्योंकि ये कृत्रिम है। तो सामाजिक, रूसो कहता है सामाजिक असमानता को घटाने पर बल दे रहा है, और इसके लिए मानव को स्वतंत्र होना होगा और समानता का व्यवहार करना होगा। और यही समाजवाद का जो बीज है, सीड है, सोशलिज्म का जो सीड है, वो यहीं से सबसे पहले हमें देखने को मिलता है। क्लियर? कमेंट करते चलिएगा तो मुझे थोड़ी सी राहत मिलेगी कि भाई जल्दी जल्दी चीजें आपको समझ में आ रही है। चलिए, राज्य की उत्पत्ति और समान इच्छा का, जनरल विल का सिद्धांत देते हैं ये। ठीक है, संपत्ति की अवधारणा का विकास यहीं से प्रारंभ हो रहा है, ये रूसो का है। समाजवाद का मतलब कि यह एक विचारधारा है, इसको भी हम आगे चल के देखेंगे। समाजवाद का मतलब हुआ समाज में सब बराबर हो, सबके समान अधिकार होने चाहिए, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सबको रिसोर्सेज में बराबर का हक मिले। तो ये आदर्श रूप में बहुत अच्छी बात है, बट इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, मैं ये कह रहा हूं। और इसी का उत्कर्ष जो है, विकृत रूप मैं कह सकता हूं कि जिसको वैज्ञानिक समाजवाद कह देते हैं, मार्क्सवाद, जिसने आज तक कभी किसी का भला नहीं किया। जी, इसी समाजवाद से चाइना ने भी छोड़ रखा है भाई, अब तो पूंजीवाद हो चुका है। वेनेजुएला किसी तरह से चल रहा है, मैक्सिको किसी तरह से चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो आदर्श रूपी बात करना कि जैसे आप अक्सर देखिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, पैसा बनाते हैं, घर बनाते हैं, संपत्ति बनाते हैं, और फिर कहते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं कि सही काम करना चाहिए, भले वो नहीं कर रहे हैं। जैसे घरों में भी देखा होगा आपने, कुछ घरों में कि भाई सिगरेट मैं पी रहा हूं लेकिन सामने वाले को पीने से मना कर रहा हूं, ये कुछ इसी प्रकार की बातें हैं। चलिए, आदर्श सिर्फ भगवान हो सकते हैं, ऊपर ईश्वर हो सकता है आदर्श, और कोई नहीं, ना इंसान की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए, तो संपत्ति किस, रूसो कहता है राज्य की उत्पत्ति और सामान्य इच्छा का सिद्धांत, ये क्या कहता है कि संपत्ति की जो अवधारणा का विकास हुआ, ये राज्य से ही हुआ। जैसे कि अब इसको थोड़ा सा हम बैक में जाएंगे और हिस्ट्री में देखेंगे कि भाई एंशियंट टाइम में, प्राचीन भारत, भारत की बात कर लेते हैं, अभी हम यूरोप छोड़ दीजिए, यूरोप में भी सेम चीजें हैं। मानव का जो विकास है, मानव का जो इतिहास है, मानव का इतिहास है, ये समझने की जरूरत है, खाली आप इसको समझ लीजिए। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन जो है वो इवॉल्व होने का नाम है। और जैसे देखिएगा कि पहले शिकार मनुष्य कर रहा था, शिकार में अलग अलग टूल्स यूज किए जा रहे थे, धीरे धीरे आगे चलकर उसने स्थायी खेती करनी, एक जगह पर टिककर खेती करना सीख लिया, आग जलाकर खाना पकाना सीख लिया, बर्तन बनाना सीख लिया चाक पर रखकर, ठीक है, स्टोर करना सीख लिया। ठीक है, अब उस फिर इससे सरप्लस जो है, अधिशेष उत्पादन होने लगा, सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। तो सरप्लस होने लगा यानी आवश्यकता से अधिक, तो बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, जनसंख्या बढ़ेगी। अब एक जगह पे अपने कबीलों का निर्माण होगा, उस वो कबीला जो है, अब पहले क्या थी, आर्यों के समय में बात करें ऋग्वैदिक काल में, तो पशु जो है वही धन था। धीरे धीरे, और उसको बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम यानी आप 1 किलो गेहूं दीजिए, 2 किलो चावल ले लीजिए, ये लकड़ी का एक फाल ले लीजिए, कुछ भी पैसे से का कोई, धीरे हम देखते हैं, पर भूमि अभी भी वस्तु नहीं है, वस्तु तो तब बन रही है जब अंग्रेज आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पे क्या देखते हैं, ये समझिए, किस राज्य का उत्पत्ति कब हो रहा है, महाजनपद, ऋग्वेद, उत्तर वैदिक के बाद क्या है, महाजनपद, भारत में महाजनपद। तो ये महाजनपद जो है, 16 महाजनपद आपको देखने को मिलेंगे, और ये 16 महाजनपद आपस में मर्ज करके एक बड़ा सा मगध बनाएंगे, और यही मगध फिर राजतंत्र शाही में
कन्वर्ट होगा और फिर धीरे धीरे राज्य का कॉन्सेप्ट आएगा। और राज्य का मतलब क्या हो गया? एब्सोल्यूट पावर, यूनिफॉर्मिटी। तो अब राज्य की संपत्ति हो गई, भूमि क्या हो गई? राज्य की संपत्ति हो गई। ये बात समझ में आई? थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझ, कमेंट करते चलिएगा, जितना कमेंट कीजिएगा उतना स्मूथ आपकी पढ़ाई हो पाएगी। जितना कम कमेंट कीजिएगा उतना आपको नुकसान होने वाला है, आपको नुकसान होने वाला है, इसलिए कमेंट करते चलिए, ठीक है? चलिए, क्योंकि मैं बार बार आपसे नहीं पूछ पाऊंगा, अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मैं कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप चलता चला जाऊंगा, ठीक है? चलिए, तो संपत्ति की अवधारणा का विकास, यानी संपत्ति कैसे आ गई, ठीक है? अब जब संपत्ति आई तो भैया उसको कोई संपत्ति को चुरा ना ले, उसकी उसमें मानव में असुरक्षा की भावना है कि कोई उसे ले सकता है, छीन सकता है। तो सुरक्षा की तलाश में व्यक्ति ने, अब एक व्यक्ति हर चीज तो काम नहीं कर सकता, तो ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या संस्था से उम्मीद करने लगा। इसके लिए आवश्यकता हुई, सुरक्षा की तलाश में ही व्यक्ति या संस्था किसे किसे सुरक्षा कर ले। तो भाई कोई हमारे लिए सुरक्षित, जैसे कि हिंदी फिल्म में देखते हैं ना कि एक हीरो आएगा, साउथ इंडियन फिल्म पुरानी वाली देखिएगा तो, या 70-80s के दशक में एक हीरो है जो सब लोगों को मार रहा है, बाकी भीड़ है वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उम्मीद करेगी एक ऊपर से एक एक व्यक्ति आ जाए, मसीहा आ जाए, टाइप काइंड ऑफ। चलिए, तो व्यक्ति, तो सुरक्षा की तलाश में व्यक्ति और संस्था से की जाने लगी, और इसीलिए लोगों ने आपस में एक समझौता किया, और इसी समझौते का परिणाम था राज्य का उदय। यानी सबकी इच्छा, जनरल विल का सिद्धांत दिया गया। जनरल विल का मतलब कि सबकी इच्छा थी कि राज्य एक अस्तित्व में होना चाहिए जो हमें तहफ्फुज दे, सुरक्षा दे, सिक्योरिटी दे। तो स्वार्थों को भूलकर समान हित में अधिकार मनुष्य ने क्या किया? सभी लोगों ने अपने अपने अधिकार राज्य को सौंप दिए। तो अधिकार संपन्न व्यक्ति ने क्या किया? इस समान इच्छा के विरुद्ध कार्य किया। जनता द्वारा अधिकार संपन्न व्यक्ति को अपदस्थ किया जाना, प्रजातंत्र के बीच हम यहीं पे देखते हैं कि सबका अधिकार होगा, प्रजा का अधिकार। तो अधिकार संपन्न व्यक्ति अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए क्या किया? निरंकुश, कुछ लोगों ने अपने अलग से कार्य करना स्टार्ट किया। और यहीं से बनती है कि भाई जैसे कहते हैं ना, हम ट्रैफिक सिग्नल को नहीं मानेंगे, हम हेलमेट हाथ में डाल के चलेंगे, देखेंगे कोई क्या कर लेता है ना? कुछ निरंकुशता वाली बात कि भाई लोग, क्यों, कुछ लोगों को देखिएगा कि कुछ लोग नियम को फॉलो करते हैं, कुछ लोग नियम के अगेंस्ट जाते हैं, अब उसको उसमें बहुत गर्व महसूस करते हैं। ये वही चीज है, तो निरंकुशता की उत्पत्ति हो रही है। रॉबस्पियर का शासन जो है, इसकी विकृत व्यास, आई एम द स्टेट कह दिया गया, एक व्यक्ति को जो सही लगा, सबकी इच्छा की नहीं। जैसे राजा का जो स्टेट का जो की बात आई, तो राजा को लोगों ने चुन के भेजा था, अब वही राजा वंशानुगत हो गया। अब वही राजा जिसको जनता की भलाई के लिए रखा गया था, सब लोगों ने अपने अपने राइट्स उनको सौंप दिए थे। अब जैसे कि आप समझिए, आप सभी लोगों ने मिलकर अपने अपने बंदूक मुझे दे दिए, और वही बंदूक मैंने आप पे तान दी। कुछ इसी तरह की व्याख्या है। मैं बहुत सरलीकरण करके समझा रहा हूं बेसिक से, ताकि आप तक एक समझ डेवलप हो सके। तो रूसो कहता है फिर, तो भाई मानवाधिकार पर बल, क्योंकि ये मानवाधिकार ही छीन ले रहा है। राज्य जो है, बहुत सारे मानवाधिकार जो है, मानव के जो अधिकार होने चाहिए थे उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास के लिए, वही छीन लिए जा रहे हैं। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। तो रूसो इसी मानवाधिकारों पर पुनः स्थापना पर बल देता है, ठीक है? रूसो का विज्ञान के प्रति क्या दृष्टिकोण था? तो रूसो ने एक ऐसे लिखा है, डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट। डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट, इसमें विज्ञान और कला के विकास के लिए मनुष्य के स्वभाव और नैतिक चरित्र से में सुधार नहीं हो सकता, बल्कि सुधार कैसे होगा? जब सामाजिक और आर्थिक विषमता जो है, जब वो विषमता, इसका कारण है भाई मनुष्य का जो व्यक्तित्व का विकास क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि डिस बैलेंस है, क्या बोले, इनइक्वालिटी है ना? तो सहज प्राकृतिक और नैतिक आचरण अपनाने पर बल दिया गया। वर्ग विभाजन के कारण जो धन का संकेंद्रण हो रहा है,
एक जगह पे धन इकट्ठा हो रहा, संकेंद्रण मतलब एक जगह इकट्ठा होना। तो आधुनिकता, भौतिकता, वैज्ञानिक आविष्कार के चलते विलासतापूर्ण जीवन जो है, सरकार और ताकतवर लोगों को लाभ मिलता है। यही बात आपको मार्क्स कहेगा। कुछ कुछ छोट भैया नेता भी आज को आप आपको टीवी डिबेट में देख ये बोलते हुए मिल जाएंगे कि भाई जो हाईवे बन रहा है वो मोदी और उसके लिए बड़े बड़े लोगों के लिए बन रहा है, वो आम आदमी के लिए नहीं है। क्या फालतू की बात है भाई, उस रोड पे तो कोई भी चल सकता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये एक, मैंने कहा ना कि आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। क्रांतिकारी, क्रांतिकारी सिर्फ क्रांति ही करता रह जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन पर बात ही नहीं हो रही ना। अगर आप सोल्यूशन पे बात नहीं कर रहे हैं तो आप खुद एक समस्या है। तो इसकी समीक्षा हम कैसे करेंगे? तो विज्ञान के बाद रूसो के चिंतन का प्रभाव क्या हो रहा है? यहाँ रूसो के चिंतन का प्रभाव ये है कि भाई समानता, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को लोकप्रियता मिली। ठीक है। विशेषाधिकार वर्ग पर चोट किया गया। ठीक है। और इसी विशेषाधिकार वर्ग पर जब चोट होगी तो हम देखेंगे 1789 में फ्रांस की क्रांति हो गई। एक समाजवादी आदर्श जो है समाज की स्थापना पर की बात कही गई। तो ये आदर्श है। ठीक है। चलिए, क्लियर है? अब आ जाते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, अब इसकी थोड़ी सी समीक्षा करना है। तो समीक्षा के लिए, जैसे औद्योगिक क्रांति तभी संभव होगी, ठीक है, कि भाई वर्ग विभाजन से या विनाशकारी तत्वों का निर्माण हो रहा है, या फिर मानव का पूर्ण हित किसमें है? शोषण से बचाव, सूचना क्रांति वगैरह सब इक्वालिटी की तो बात कर रहे कि भाई सूचना तक सबका एक्सेस होना चाहिए, आरटीआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब चीजें हो रही है धीरे धीरे। ठीक है। चलिए, अब आते हैं प्रबोधन काल में वॉल्टेयर का क्या मत था, क्या सोचता था वॉल्टेयर। हमने रूसो देख लिया। ठीक है। अब वॉल्टेयर, अच्छा, इसको बता, वॉल्टेयर को बताने से पहले 150 शब्द में ही पूछा जाएगा मैक्सिमम, ऑप्शनल में। इससे ज्यादा मतलब शॉर्ट नोट्स के अलावा कुछ लिखने के लिए इसमें ज्यादा आएगा नहीं। 150 में ही जाने, क्योंकि जान पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं तो आपको वहां भी फोकस करना है। ठीक है। पूरी समाजवाद पे, वॉल्टेयर पे तो बुक ही है भाई, है ना। तो जो हैंड रिटन नोट्स मैंने लिखवा रखा है वो भी आप लोगों को दे रखा है। तो कोशिश ये, अच्छा, मुझे ये वॉल्टेयर में जाने से पहले ये बताइए कितने लोग पढ़ के आए थे हैंड रिटन नोट्स, या हैंड रिटन नोट्स, या फिर जो प्रिंटेड नोट्स मैंने आप लोगों को अवेलेबल करवाया है, वो कितने लोगों ने पढ़ा है? जल्दी से, ग्रुप में पढ़ा हुआ है? आरती जी, वेरी गुड। और शिवांगी जी? अच्छा नहीं, आरती जी नहीं है, मयंक जी है वो। अच्छा नहीं, आरती जी ही है, हाँ ठीक है। मयंक जी ने भी पढ़ लिया ये। अब महोदय, क्या नाम है, उम्म, विशु जी, गड़बड़ है ना। चलिए, अगर नहीं पढ़ के आएंगे तो नुकसान आपका रहेगा भाई, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। चलिए, और ये सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास नहीं हो रही है, ये तमाम हर सब्जेक्ट को हैंड रिटन में नहीं, प्रिंट फॉर्म में भी, टाइपिंग फॉर्म में भी दिया हुआ है। नहीं तो हैंड रिटन पढ़िए ना मैडम जी। हैंड रिटन मतलब कि जो आपको जो नोट्स दिया गया है उसको पढ़ के आइए। भाई साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज जो क्लास में बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं उसका, उसकी वजह ही यही है कि लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग क्लास छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको क्वेश्चन आंसर लिखने में सारा टाइम जा रहा है। ये भी वो गलत कर रहे हैं, वो उनकी समस्या है, मेरी नहीं है। मेरी समस्या जो है उसको तो, उसका निदान मुझे करना है। ठीक है। मैं तो कर ही रहा हूं। मैं अपने सोने में कटौती कर रहा हूं, मैं सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। आप लोग नहीं कर रहे हो ना, प्रॉब्लम यहां है।
3 घंटा सोइए, क्या दिक्कत है? अगर काम के लिए ज्यादा समय लग रहा है 3 घंटा सोइए। कभी ऐसा हुआ कि आज पढ़ाई कम की इसलिए 2 रोटी कम खाऊंगा? हुआ है मोहित जी? चलिए, इसीलिए पढ़ाई को हमेशा तपस्या के रूप में कहा गया है। तपस्या का मतलब मन 10 जगह भटकेगा, चलो भी फिल्म देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और सबसे आपको बचना पड़ेगा। आज दोस्तों से गप कर लेते हैं, चैट कर लेते हैं, इंस्टाग्राम में थोड़ा सा नाच लेते हैं, है ना? चलिए, वॉल्टेयर पे आते हैं। तो प्रबोधन काल में वॉल्टेयर क्या कह रहा है कि तर्क के माध्यम से मानवीय स्वतंत्रता के पक्ष का ये पक्षधर था कि तर्क यानी लॉजिक होना चाहिए। तो लॉजिक के आधार पर उसने चर्च व्यवस्था और कर्मकांड पर चोट किया। ठीक है, वर्तमान जो चर्च व्यवस्था की नैतिकता पे ही इसने प्रश्न चिन्ह लगाया कि आप पैसे लेकर आप पाप मोचन पत्र दे रहे हैं, यानी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी और 200 रुपए लेके चला गया चर्च में और दे दिया चर्च को कि ये लो 200 रुपए दान कर रहा हूं, अब मेरी पापों से मुक्ति हो गई। तो प्रश्न चिन्ह लगा रहा है ना? तो रूढ़िवादी चर्च व्यवस्था और निरंकुश राजतंत्र पे ये चोट है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया गया। वॉल्टेयर ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया कि व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए और राजतंत्र जो है, जो असीम शक्ति का मालिक है, उसे लिमिट में रहना हो। ठीक है, तो स्वतंत्र संवैधानिक राजतंत्र का ये समर्थक था और कानून निर्माण पर बल देनी, क्योंकि राजा केवल मन मुताबिक, अगर कोई कोडिफाइड नहीं हो, अगर संविधान लिखित में ना हो, तो राजा भी निरंकुश हो जाएगा। इसीलिए तो कानून लिखित में अगर है तो उसका पालन होगा। ठीक है, और वो सब पे लागू होगा, बराबर लागू होगा। तो दंड का स्वरूप में परिवर्तन लाया गया, अनुपात में दंड देने की मांग की गई। भाई चोरी के बदले हाथ काटना है, गर्दन काटना है, ये सब नहीं किया जाए। तो 18वीं सदी में वोल्टेयर का युग ही कहा जाता है। मानवीय तर्क और विवेकशीलता पर बल दिया इसने। वोल्टेयर के बारे में कांट का, यानी कांट आगे चलकर कांट बने जो होंगे समय समय काल में, ठीक है, टाइमलाइन में। तो कांट कहते भी हैं, कांट का जो विचार है कि वोल्टेयर प्रबोधन युग में होते हुए भी प्रबुद्ध नहीं था, इंटेलेक्चुअल नहीं था। क्योंकि ऑब्वियस है कि कांट के जो विचार है आगे, बहुत आगे समय में जाकर कंटेम्परेरी है ना कांट तो। कांट तो बिल्कुल आधुनिक विचारधारा के हैं। ठीक है, एंशियंट टाइम के तो है नहीं। तो ऑब्वियस है कि वोल्टेयर के लगेगा कि भाई ये बहुत प्रबुद्ध नहीं है अभी भी। कांट इनके वोल्टेयर के बारे में ये सोचते थे, मानवाधिकार को सीमित करने वाले कारक जैसे निरंकुशता। क्यों ऐसा क्यों कहा उन्होंने, कांट ने, प्रबुद्ध नहीं, इंटेलेक्चुअल नहीं? क्योंकि निरंकुश राजतंत्र, चर्च व्यवस्था, कुलीन सामंत आदि मौजूद थे। तो बहुत प्रबोधन युग में होते हुए भी वो बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं था। कुछ कुछ चीजें चोट तो कर रहा है लेकिन व्यवस्था को बनाए रख रहा है, तो पूरी तरह से क्रांतिकारी नहीं है, ऐसा कांट का कहना। ठीक है, चलिए कांट के बारे में जरा सा जान लेते हैं। प्रबोधन के बारे में कांट के क्या विचार है? तो इन्होंने नैतिक संकल्प, एथिक्स में ये काम आएगा। पहले सुन लीजिए, मुझ पे भरोसा बिल्कुल मत कीजिए, बस सीधा जाके सिलेबस उठाइए एथिक्स का, GS4, और देखिए वहां पे ये है कि नहीं है। जितने भी आपको GS4 में जो इंटेलेक्ट जो उसको कोर्स में आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है दार्शनिक विचारधारा के बारे में, वो विचारधारा आपको यही मिलेगी देखने को, हिस्ट्री में मिल जाएगी सारी की सारी। ठीक है, तो नैतिक संकल्प की अवधारणा ये प्रस्तुत करते हैं कांट। नैतिक संकल्प सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, यानी मां का बच्चों के प्रति प्यार तो जानवरों में भी देखा जाएगा, इंसानों में भी देखा जाएगा। राज्य के अस्तित्व की बात भी स्वीकार की, राज्य भी होना चाहिए लेकिन मानव भी स्वतंत्र होना चाहिए। मानव की स्वतंत्रता के लिए राज्य का अस्तित्व होना जरूरी, नहीं तो सब लोग अनार्की में चले जाएंगे। अनार्की का मतलब कि जो जिसके हाथ में तलवार है फिर उसी का राज होगा, इसलिए राज्य होना चाहिए। ठीक है, कि कोई एक व्यक्ति बहुत बलशाली ना हो जाए। तो राज्य का कार्य मानव की समस्याओं, मानव को समस्याओं से बचाना होना चाहिए। तो बेसिक जो फैसिलिटी है,
फैसिलिटेट करने का काम राज्य का होगा, आम लोगों को सुरक्षा देने का काम राज्य का होगा। तो कांट ने भौतिकतावाद का विरोध किया और आत्मिक शांति पर, आत्मिक शक्ति पर, इनर जो पावर है उस पर ज्यादा फोकस किया इसने। शासन की व्यवस्था में अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था, प्रतिनिधि के माध्यम से शासन किया जाए, कोई व्यक्ति इंपोज ना हो, चुनकर लोग जाएं, तो भारत में यही है। अंतरराष्ट्रीय जो युद्ध है उसका भी कांट विरोध कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सबका विरोध करेंगे, है ना। अंतरराष्ट्रीय संगठन की परिकल्पना, जैसे कि जिससे क्या होगा कि कोई भी देश निरंकुश ना हो जाए, तो यूएन जैसे, हालांकि यूएन की बात कोई नहीं सुनता है, शक्ति नहीं है उसके पास, ठीक है, लेकिन इससे राज्य की निरंकुशता पे अंकुश लगेगा। तो आईसीजे नाम सुना है, आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है, आईसीसी। शिवांगी जी, जी, भौतिकतावाद पर विरोध क्यों, प्रयोग परीक्षण होना भी तो महत्वपूर्ण था, बिल्कुल, लेकिन आप एक्सट्रीम चले जाए। देखिए यहां पे समझिएगा, भौतिकतावाद का मतलब क्या है, यहां पे भौतिकता, मटेरियलिस्टिक तो सभी लोग हैं, लेकिन हर चीज में मैं मटेरियलिस्टिक ढूंढूं, फिर क्या होगा, अति सर्वत्र वर्ज्यते, हर चीज को मैं नफे या नुकसान के, मैं आपको 11 बजे से लेकर 1 बजे तक पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको समझ में आए ना आए, मैं इसमें पढ़ा के निकल जा रहा हूं, आपने मुझे फीस दी है, बात खत्म। और ये 10 दिन के लिए होगा, और 10 दिन के बाद फिर मैं आपको, ना आप मुझे जानते ना मैं आपको जानता हूं, चलेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक नया बैच स्टार्ट करना है, मुझे और ज्यादा पैसे कमाने हैं, 1 लाख बच्चों को वन टाइम में पढ़ा देना है। क्या ये नैतिक है? ये तो दुकान में खड़ा होकर आप ऑनलाइन जो बेच रहे हैं वो करना हुआ। लोग कहते हैं कोर्स को सेल करना है। बात समझ में आ रही है? ये क्या बना रखा है शिक्षा व्यवस्था को, उसी तरह से, उसी तरह से हर चीज बेचने। अब खराब माल है तो भी आपको, अगर मैं बायर हूं, मैं सेलर हूं, मैं खराब माल भी बेच दूंगा, चाहे आपको कैसा बुरा लगेगा कि आपने, एक व्यक्ति, आप दुकान में गए, एक शॉप पे गए और शॉप पे जाके आपने परचेज किया कोई सामान, या और वो डिफेक्ट निकल गया, दुकानदार कहता है कि भैया मैं नहीं लौटाऊंगा। आप जेन्युइन बात कह रहे हैं कि देखो ये डिफेक्टिव है, और उसके अन्य सामानों में भी डिफेक्ट है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उसे सामान, अपना नुकसान क्यों सहे, उसे अपना सिर्फ देखना है। तो डॉक्टर भी वही चीज कर रहा है, जरा देखिएगा, नकली दवाइयां भी बन रही हैं, जो खाद्य पदार्थ में मिलावट चल रही है, और ये एक्सट्रीम लेवल पे चली गई, तो क्या होगा, गंदा पानी मिल रहा है आपको पीने के लिए, तो आप आरओ में चले गए, आरओ की कंपनी ने अपना वो बनाने के लिए, अपने प्रॉफिट को ज्यादा करने के लिए, जो 3 महीने की जो वैलिडिटी थी उसको झूठ मूठ का लिख दिया 6 महीने का। तो आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं? फिर वो कह, उसके लिए उसके पास तर्क होगा, कह रहे बिजनेस में सब कुछ चलता है, बिजनेस ऐसे ही रन होता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। यूट्यूब उसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आप देखिए, एक 1 घंटे में पूरा हिस्ट्री रिवीजन हो जाता है, 10 घंटे का कोर्स लगा दिया, हो गई बात खत्म, रिजल्ट आ जाना चाहिए, वेरी गुड। तो एक्सट्रीम, जब आप एक्सट्रीम, हम एक्सट्रीम की तरफ ही बढ़ रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, हम का मतलब हम सभी की बात हो रहा है उसमें, मैं दूध का कोई धुला नहीं हूं, मैं समाज से अलग नहीं हूं, कम हो सकता है पर होगा मेरे अंदर भी, अवलोकन करना, बिल्कुल। तो भाई आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कब कीजिएगा? यहां तो सबको पता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो गलत करने का आदी हो चुका है, प्रॉब्लम यहां है। हमें पता है कि सिगरेट पीना गलत है, स्कूल के सामने सिगरेट और दारू बेचना गलत है, सब किसको नहीं पता है, खुले में मांस बेचना या मांस काटना सबको पता है कि गलत है, पर चल रही है ना चीजें। हमें भी पता है कि भैया ट्रैफिक सिग्नल का नियमों का पालन करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए,
बात समझ में आ गई? तो सब एक्सट्रीम की तरफ ही बढ़ रहे हैं, सेल्फ रेगुलेशन की तो बात ही नहीं है। तो हमें अध्यात्म क्या करता है, नैतिक बनाने के लिए सेल्फ रेगुलेशन की बात करता है। गांधी जी भी राम राज्य की बात करते हैं, जहां पे कोई व्यक्ति सेल्फ रेगुलेटेड होगा, खुद से खुद को रोकेगा। कोई रोकने के लिए पुलिस व्यवस्था नहीं होगी। पुलिस होगी तो बहुत रेयर केस के लिए, एकदम मिनिमल होगा। किसी चीज का विरोध करना होता, आज पब्लिक कैसे हिंसा पे उतारू हो जाती है, जरा सोचिए, देखिए, समझ में आ जाएगी चीजें। तो क्या इतनी सारी जो मैंने बातें कही, ये सारी बातें आप, क्या निबंध में कंपाइलेशन नहीं हो सकता? सोच के देखिए। मयंक जी, आरती जी, हो सकता है ना? और यही सोचने की कला मैं विकसित कर रहा हूं। नहीं तो मेरा काम तो सिर्फ ये है कि भाई जो लिखित में है उसको बोल के चले जाओ। ये दुनिया का, मैंने कहा ना कि दुनिया का सबसे आसान काम हो सकता है, लेकिन यूपीएससी आपका नहीं होगा ऐसे। आपको आत्मनिर्भर बनना होगा। और मैं एक टीचर जो है, मुझे अच्छा टीचर और बुरे टीचर की पहचान नहीं है, बट यूपीएससी की रिक्वायरमेंट में कैसे आप फिट बैठ सकते हो, आप खुद से सोच सकते हो, इतना अगर मैं कैपेबल बना लूं तो मेरा काम हो गया, डन। बात समझ में आ रही है? चलिए। तो प्रबोधन का प्रभाव या परिणाम क्या हुआ? मानवाधिकारों पर बल दिया जाने लगा कि भाई मानव स्वतंत्र होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, आपस में बंधुता होनी चाहिए। इसी प्रबोधन का ही विचार आगे चलकर हम देखते हैं अमेरिकी क्रांति में, फ्रांसीसी क्रांति में। आगे और बढ़िएगा तो मुक्त व्यापार की अवधारणा, फ्री ट्रेड। आज भी डब्ल्यूटीओ फ्री ट्रेड की बात करता है, पर भारत फ्री ट्रेड की बात नहीं करता। क्यों? अब इकोनॉमी आ गया। क्यों फ्री ट्रेड? क्योंकि भाई एक व्यक्ति जो है, उसके पास 1,000 एकड़ है और एक व्यक्ति के पास 1 एकड़ है। क्या दोनों सेम होंगे? दोनों की आर्थिक क्षमता सेम होगी? जवाब है नहीं। तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। मुक्त व्यापार की अवधारणा ये है। ठीक है, इसलिए भारत विरोध करता है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, विकसित देश भारत में अपनी अनाज को बेचने के लिए, सस्ता करने के लिए, कि भाई भारत भारतीय सरकार पर दबाव डालते हैं ना, ये तो पढ़ा ही है जीएस में। बात समझ में आ रही है? हाँ, कि भैया आप सब्सिडी मत दीजिए अपने किसानों को। तो भारत सरकार कहती है कि भाई खेती किसानी हमारा रोजी रोटी है, निर्यात के लिए नहीं है। अगर किसान अनाज नहीं उपजाएगा तो खाएगा क्या? अस्तित्व की बात है, बट उनके लिए व्यापार की बात है। क्योंकि वहां लोग कम है, जमीन ज्यादा है। जहां पे लोग ज्यादा है, जमीन कम है। तभी तो जिस व्यक्ति के पास भी 4 पैसे आते हैं, सबसे पहले जमीन खरीदता है। जमीन पे कब्जा। जिनके पास जमीन खरीद नहीं सकते, वो कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करके बेच दो। भारत में तो ये बहुत आसान चलता है ना, कब्जा गिरो। और उस कब्जे को भी कहते हैं कि भाई 50 साल से यहाँ पे घर था, इंक्रोचमेंट। कब्जे को अपनी गरीबी से छुपाने की कोशिश करते हैं, ये भी है। तो कब्जा कोई गरीब करे या अमीर, गलत तो दोनों है। आपको ये देखना है। ठीक है। और प्रबोधन का क्या परिणाम या प्रभाव हुआ? आधुनिक शिक्षा प्राप्त जो बुद्धिजीवी और मध्यम वर्ग की शक्ति बढ़ गई। मध्यम वर्ग या मध्य वर्ग का मतलब क्या? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो बहुत ज्यादा गरीब नहीं कि 2 वक्त की रोटी ना कमा पाए, और बहुत ज्यादा अमीर नहीं कि भैया हर महीने गाड़ी चेंज कर रहा हूं। ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल क्लास, यानी इंटेलेक्चुअल क्लास कैसे होगा? भाई कोई दूसरा उसके लिए खेती कर रहा है,
अनाज उपजा रहा है, उसे बैठ के सिर्फ खाना है, तो इंटेलेक्चुअल वहीं से होगा। कोई मेहनत कश को कभी देखा है इंटेलेक्चुअल होते हुए? नहीं। चलिए, तो यूरोप के शासक उदार और स्वेच्छाचारी कहला गए। तो ये सब चीजें जो घटना घटी है आरती जी, ये सब यूरोप में घटी है, ठीक है। हालांकि ये, क्या अब आप कह सकते हैं कि क्या ये भारत में नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। बिल्कुल, छठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या था, लेकिन वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का काल, महावीर जैन का काल, और भी स्वतंत्र विचारों का काल था। लेकिन वो इसी जो अंधी दौड़ है उसी को रोकने के लिए वो जरूरत थी, इसीलिए आए। आज अगर महात्मा बुद्ध आ जाए तो लोग सुनने से भी इनकार कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो आवश्यकता थी, इसीलिए महात्मा, आज गांधी जी आ जाए, उनकी बात कोई नहीं सुनने वाला। ठीक है, चलिए। क्यों नहीं सुनने वाला? क्योंकि गांधी तो नोट में अच्छे लगते हैं भाई। सबसे आसान क्या है, किसी की विचारधारा को एक फोटो लगाइए, उस पर माल्यार्पण कीजिए और उसके आदर्शों को तिलांजलि दे दीजिए, छोड़ दीजिए, हो गई। और डेली अगरबत्ती घुमाइए, सबसे आसान है। ठीक है, चलिए। अब समाजवादी विचारों का प्रसार कैसे, यानी बीज जो है वो तो हम देख पा रहे हैं, रूसो के विचारों में भी मिल रहे हैं, और भी विचार जो विचारक हैं उनकी भी विचारों में मिल रहे हैं। तो पुनर्जागरण और प्रबोधन के कारण हमें क्या देखने को मिलता है? तार्किक और वैज्ञानिक एवं अन्वेषण यानी खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। रिनायसा हो गया, इनलाइटमेंट हो गया, ठीक है। तो अनेक जो वैज्ञानिक खोजें हुई, टूल्स हुए, दिशा सूचक यंत्र हो गया, हर चीज पर रिसर्च होना स्टार्ट हो गया। अब रिसर्च होके बड़ी बड़ी चीजें मशीन बनाई गई। देखा कि भैया केतली जो है, ये केतली जब पानी का ढक्कन को उभार के फेंक रही है, तो क्या जेम्स वॉट ने देखा कि क्या इससे इंजन नहीं बनाया जा सकता, भाप का इंजन? बिल्कुल बनाया जा सकता है, बना डाला। रेलवे का विकास, ठीक है। राइट ब्रदर ने उड़ना, एरोप्लेन की बात कर ली, सोचा, है ना। तो औद्योगिक क्रांति को ऐसे ही बढ़ावा मिला क्योंकि वहां पे लोग कम थे, काम ज्यादा था, बेनिफिट उनको मशीन बनाने, वो मशीन बना रहे थे। हम तो सिर्फ मशीन को आयात कर रहे हैं, हम मशीन कहां बनाते हैं भाई? जितने भी भारत में बड़े बड़े, इसलिए इंडस्ट्री तो नहीं लगी ही नहीं। और इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो टेक्नोलॉजी हमने कभी डेवलप ही नहीं की, आजादी के बाद भी नहीं की। धोती में अच्छे लगते, चलिए, ठीक है। तो पूंजीवाद, और अब जब औद्योगिक क्रांति हुई, ये औद्योगिक क्रांति क्या हो रही है, यानी उत्पादन का पैटर्न बदल गया। पहले क्या थे, हर घर में उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, और माल एक जगह पे आ रहा है, ठीक है। अब उत्पादन का पैटर्न क्या हो गया, एक ही जगह पे सभी लोग आएंगे और उत्पादन करेंगे। पैटर्न बिल्कुल रिवर्स हो गया, ठीक है। तो इस फैक्ट्री को, इस कंपनी को लगाने के लिए पैसा चाहिए था, तो जिनके पास पहले से पैसा था, पहले से पैसे का मतलब कि सामंत वर्ग ही है जिनके पास पैसा था, वही उद्योगपति बने, ठीक है। श्रमिक वर्ग का होता है कि उस फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूरों को, जो पहले किसान थे अब मजदूर थे खेत में, अब वही फैक्ट्री में मजदूर हो गए, ठीक है। इसलिए औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। तो अब जो माल तैयार होगा, उस तैयार माल को बेचने के लिए क्या होगा, आपको बाजार की जरूरत पड़ेगी, मार्केट की जरूरत पड़ेगी। और ये मार्केट ढूंढने के लिए आपको अन्वेषक
व्यापार करना होगा, तो ट्रेड रूट आपको ढूंढना होगा, अलग अलग देशों में जाना होगा, ठीक है, ये होगा। उसके बाद आप कॉलोनी बनाइएगा। गरीब देश में गए, चलो हमारा जो जो पूरा माल है उस पर टैक्स ही नहीं लगेगा, कॉलोनी पे हो गए। कॉलोनी के यानी उपनिवेशवाद का दौर आया। उपनिवेशवाद के बाद जब जब उसकी अर्थव्यवस्था, सब लोग एक वक्त के बाद सब में जागरूकता आ ही जाती है किसी भी देश में, तो अपने स्वतंत्रता स्वतंत्रता के लिए वो लड़े, और लड़ने के पश्चात उसमें विजय हासिल की, स्वतंत्रता हासिल की। तो अब नव उपनिवेशवाद का दौर आया। उपनिवेशवाद के बाद नव उपनिवेशवाद का दौर आया, और ये नव उपनिवेशवाद मतलब दूर बैठे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, IMF बनाइए, डब्ल्यू बैंक बनाइए, और वही नियमों का संचालन करेंगे। WTO बनाइए और नियमों का संचालन करेंगे, अपने हिसाब से नियम बनाएंगे, ठीक है। तो पूंजीवाद और श्रमिक वर्ग का उदय हो रहा है। पूंजीपति और श्रमिकों के परस्पर हित विरोधी है। मजदूर क्या का कहना है, मार्क्सवाद में मजदूर कहना है कि भैया हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पैसा हमको मिलना चाहिए। पूंजीवाद कहता है भैया पैसा तो हम लगाएं, दुकान मेरी, फैक्ट्री मेरा, तो सारे रिसोर्सेज मेरे, तो पैसा मेरा ज्यादा होना चाहिए। तो मार्क्स कहता है कि भैया ये तो पूंजीपति जो अरबों खरबों कमा रहे वो श्रमिकों के शोषण पे आधारित है। तो मैं कहता हूं कि मजदूर जाके काम करना बंद कर दे, कौन रोक रहा है? क्या सिक्के के दो, देखिए मैं पूंजीवाद के भी खिलाफ नहीं हूं और मैं समाजवाद के भी खिलाफ नहीं हूं। बात है कि दोनों में सामंजस्य, तो एक संतुलन होना चाहिए। सिर्फ मजदूर से ही काम नहीं चलेगा, सिर्फ फैक्ट्री से ही काम, पूंजीपति से काम नहीं चलेगा, दोनों जरूरी है। अडानी भी जरूरी है, अंबानी भी जरूरी है। लोग इतना गाली देते हैं, कोसते हैं, तो छोड़ दीजिए, मत जाइए, जो उनकी कंपनी को मत ज्वाइन कीजिए। वो तमंचा लेके तो पीछे पड़ नहीं रहे आपके। समझने की जरूरत है। एक्सट्रीम जब जब चले जाते हैं, हर विरोध के लिए विरोध या अंध विरोध में, मार्क्सिज्म क्या करता है, वो अंध विरोध हो जाता है उसका, ठीक है। तो इसी तरह से जब ये शोषण की बात देखने लगे, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि शोषण नहीं हुआ, प्रारंभ में शोषण ही हुआ है, शोषण पे ही पूंजीपति वर्ग फला फूला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे पूंजीपति बने, भारत में बने, कम से कम भारत का एग्जाम्पल दीजिए, जो पहले उनका बैकग्राउंड नहीं था। अरे अडानी अंबानी का भी बैकग्राउंड नहीं था भाई, आप चेक कीजिए, ठीक है। तो समाजवादी विचारधारा अब अस्तित्व में आई कि भाई इक्वालिटी की बात करेंगे, मजदूरों के हक की बात करेंगे, लाल सलाम बोलेंगे, इस टाइप से आदर्श की बात करता है, इसीलिए वो ठीक है। लेकिन जैसे ही वो कहता है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है और इसके लिए संघर्ष लाजमी है, खून खच्चर होना जरूरी है, तो वो मजदूरों की तानाशाही की बात करता है। नहीं, तानाशाही तो कहीं भी हो गलत है, चाहे मैं करूं तो गलत है, आप करो तो भी गलत है, तो मजदूरों की तानाशाही कैसे सही हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी विचारधारा पूर्णता में नहीं है, सबके प्रोज एंड कॉन्स है। तो समाजवाद का जो दर्शन है वो सामाजिक आर्थिक दर्शन है। धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण राज्य के अधीन होना चाहिए, ठीक है। यानी जो भी फैक्ट्री खोले वो राज्य ही खोले, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। लीजिए, आप अपनी दुकान खोल ही नहीं सकते, आप अपना बिजनेस खोल ही नहीं सकते, बात तो यही है। मार्क्स तो ये भी कहता है कि एक IAS ऑफिसर और एक जूता पॉलिश करने वाला, दोनों की सैलरी बराबर होनी चाहिए, वेरी गुड। तो क्या कोई IAS बनेगा? जरा सोच के देखिएगा। तो व्यक्तिगत जहां पे हित है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, कुछ करने की आपके अंदर चाहत ही नहीं बचेगी। भाई 8 घंटे काम करने पे भी 1,000 रुपये मिल रहा है, और
50 घंटे काम कीजिएगा तब भी 1000 रुपये मिल रहा, तो आप कौन सा काम कीजिएगा? 1000, जहां पे 10 घंटे काम करने पर 10,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, 50 घंटे काम कीजिए तब भी उतना ही मिलेगा, तो क्या आप मोटिवेट होइएगा ये 50 घंटे काम करने के लिए? ऑब्वियस है नहीं होइएगा। तो बेसिक गलती यहाँ पे मार्क्स ने कर दी, या उस विचारधारा में ये कमियां हैं। ऐसा नहीं कि अच्छी बातें नहीं, अच्छी बातें भी हैं, मैंने कहा ना कि हर विचारधारा के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो विचारकों के अनुसार सामाजिक कार्य के संचालन में जन सामान्य का हित होगा, पूर्ण बने तो सबके लिए बने, प्रत्येक व्यक्ति को सुख संपत्ति युक्त जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, और निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए बल्कि सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा, सबे भूमि गोपाल की, यह विचारधारा है समाजवाद की। ठीक है, क्लियर है? तो विकास कहां पे हमें देखने को मिलता है? क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन में, क्योंकि यही पूंजीवादी देश थे, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यहीं पे हुई है। थॉमस पेन जो है, थॉमस पेन, इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की वकालत की, अमेरिकन। ठीक है, भूमि के राजकीय स्वामित्व के लिए और श्रमिकों की सुरक्षा का मुद्दा जो था कि भाई पब्लिक जो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, वो स्टेट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये इनका समाजवाद का दर्शन है ये, और श्रमिकों की सुरक्षा का मुद्दा भी था उस वक्त। अब तो बहुत सारी चीजें में सुधार आ चुका है। ठीक है, तो आरंभिक जो समाजवादी हैं वो काल्पनिक या आदर्शवादी समाजवादी थे, धनी और निर्धन में भेद मिटाने की कल्पना की, और इसके लिए समाजवादी राज्य के निर्माण पर बल दिया इन्होंने। लेकिन समाजवादी राज्य के निर्माण का उपाय नहीं बताया कि वो बनेगा कैसे, होना चाहिए बट होगा कैसे ये नहीं बताया। ये आरंभिक समाजवाद था। विचारों की पद्धति क्या थी, प्रोसेस क्या था, कि तार्किक वैज्ञानिक पद्धति इन्होंने अपनाई, लॉजिकल सोचना है, सहयोग और समन्वय पर बल दिया, काल्पनिक विचारक थे, कल्पना में जी रहे थे। अब आगे चलते चलते बहुत सारे समाजवादी आएंगे, जैसे कि समाजवादी विचारों का प्रसार कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सेंट साइमन आएंगे, चार्ल्स फूरिये आएंगे, लुई ब्ला आएंगे, और रॉबर्ट ओवेन। ये चार का नाम आप सिर्फ नाम याद कर लीजिए मोटे तौर पर, यकीन जानिए इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेंट जो साइमन है, समाज में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग की पहचान की सबसे पहले उन्होंने, कि पूंजीपति वर्ग कौन है, श्रमिक वर्ग कौन है। औद्योगिक प्रणाली में बराबरी का सिद्धांत बताया उन्होंने कि भाई बराबर होना चाहिए, मालिक और मजदूर दोनों बराबर हैं। तो समतावाद पर की समाप्ति पर, सामंतवाद की समाप्ति पर बल दिया इन्होंने। ठीक है, सामंतवाद विरोधी और पूंजीवाद विरोधी नहीं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। इन्होंने, इनका कहना था कि सामंतवाद ही पूंजीवाद में कन्वर्ट हुआ है, इसीलिए एक है। जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति पर बल दिया इन्होंने। जन्म पर आधारित मतलब कि जन्म से, मैं अगर राजा का बेटा हूं तो मेरे पास कुछ विशेष अधिकार होंगे, और एक मजदूर का कोई की संतान है तो उसके अधिकार अलग हो। ये नहीं होना चाहिए। यानी कुल मिला के एक तरह से समझिए, जो नेपोटिज्म चल रहा है हमारे राजनीति में भी है, और हर क्षेत्र में नेपोटिज्म है, और लोग उसको जस्टिफाई भी करते हैं। ठीक है, तो इसका तो मैं भी विरोधी हूं, तो आप कह सकते हैं कि मेरे जो विचार है वो भी समाजवादी है। तो जो एक्सेप्टेबल है बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, बट पूरी तरह से नहीं। ठीक है, चार्ल्स फूरिये आते हैं, वो कहते हैं आकर्षक श्रम का सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। आकर्षक श्रम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, समाज की जो स्वाभाविक प्रेरणा से कार्य पर बल दिया गया, कि जो समाज की जरूरत है उसके लिए वस्तुओं का निर्माण होना चाहिए, योग्यता को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। लुई ब्ला ने कहा कि इन्होंने श्रमिक हितों पर बल दिया, कि उनके हित की भी बात होनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध करते थे, कि कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए।
प्राइवेट फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए, फिर वो शोषण करने लगेगा, मतलब पहले से दिमाग में कि वो शोषण ही करेगा। तो समान वेतन एवं सुविधाओं पर बल देने की बात कही गई। तो आप देखिएगा कि बहुत सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडक्ट की गई है, क्योंकि समाजवादी विचारधारा से ये प्रेरित थी। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन की बात करें तो सहयोग और समन्वय पर बल दिया इन्होंने। संतुष्ट श्रमिक जो है अच्छा श्रमिक होगा, यानी अगर आप श्रमिकों के हितों की बात कीजिएगा, उस पर काम कीजिएगा, उसको बोनस, उसको मेडिकल फैसिलिटी, सारी चीजें दीजिएगा, जितना संतुष्ट श्रमिक होगा उतना उम्दा प्रोडक्शन होगा, ये बात। बट प्राइवेट में हम ये चीज देखते नहीं है। आप एक नॉर्मल चीज है, अभी मैं इस पे भी बात करूंगा, अच्छी मजदूरी और सुविधाओं पर बल देने की बात कही, मिलकर कार्य करने पर बल दिया गया। अब जरा सा देखिए, घर पे आप कोई भी काम करवाते हैं, कोई प्लम्बर बुला लिया, कोई मैकेनिक बुला लिया, कई बार वो अच्छा काम करते हैं, कई बार अगर आप खड़े नहीं रहेंगे तो कुछ भी काम करके चले जाते हैं। चाहे वो चूना घर पे सफेदी करने वाला हो तो कोई भी गलती करके उसको छुपा लेगा, चाहे वो मजदूर कुछ घर बनवाना हो उल्टे सीधे कुछ करके वो जस्टिफाई कर देगा। सभी लोग करते हैं ऐसा नहीं है। तो घर ही आपका गलत बना दिया, गलत चीजें कर दी, तो अगर आप उसका पेमेंट काटते हैं तो फिर तो आप तो शोषण करता हो गए। बात समझ में आ रही है? सब लोग अपने अपनी गलती दूसरे पे थोपने में लगे हुए हैं। तो ये आदर्श श्रमिक की बात की जा रही है और आदर्श पूंजीपति या मालिक की बात की, मालिक और नौकर। तो आजकल का नौकर वो भी नहीं कि बहुत ईमानदार है, आजकल का मालिक भी बहुत ईमानदार नहीं है कि भैया वो नौकरों से अच्छा ट्रीट करे, अपने सर्वेंट से या अपने, मैं तो नौकर शब्द से ही मुझे आपत्ति है, सहयोगी हो सकते हैं वो, हमारे काम में वो हाथ बटाते हैं इसलिए सहयोगी हो सकते हैं। नौकर मालिक क्या होता है? ठीक है, तो आदर्श तो कहीं भी नहीं है। ये बात समझ में आ गई? जल्दी से कमेंट कीजिए। अब आते हैं वैज्ञानिक मार्क्सवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, जो उसका चरम रूप है। ठीक है, चलिए अब इसको जरा सा देख लेते हैं। सिद्धांत क्या है, क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या लिमिटेशन था और उसकी प्रासंगिकता क्या है। तो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भौतिकतावाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि ऐतिहासिक भौतिकतावाद का सिद्धांत था ये, ऐतिहासिक, और ये सारे जो टॉपिक है इसमें छोटे छोटे 150 में नोट्स आपको आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है, आप नहीं लिख पा रहे, नोट्स में है, अगर नहीं है या नहीं मिल पाया, आप नहीं ढूंढ पा रहे, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका आंसर करके दूंगा। क्लियर है? चलिए, चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। हीगल का द्वंदात्मक सिद्धांत, ये जो द्वंदात्मक भौतिकतावाद वाली जो बात से का जो सिद्धांत है ये हीगल दे रहे हैं। ठीक है, मार्क्स, हीगल सब ठीक है। विचारों की टकराहट से ही समाज का विकास होता है, ये इनका स्टेटमेंट है। एक वाद होगा तो वाद का प्रतिवाद भी होगा, और फिर संवाद होगा, फिर डायलॉग होगा। यानी एक विचार है, विचारों के विरुद्ध यानी थीसिस है तो एंटीथीसिस भी होगा, और फिर सत्य के निकट पहुंचा जाएगा। तो निजीकरण, राज्य का पूर्ण नियंत्रण, और फिर दोनों का मिश्रित रूप, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि परम सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। परम सत्य का मतलब कि सिंथेसिस, यानी सत्य के निकट ना पहुंच जाए कोई भी विचार। अगर मेरे पास एक विचार है, सपोज किसी भी ये यूपीएससी में भी है, हर फील्ड में ये लागू होता है। एक विचार होगा, उसके अगेंस्ट कोई दूसरा विचार होगा, और दोनों में वाद विवाद होते होते, इसलिए कहते हैं कि वाद विवाद, डिबेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि चीजें चलती रहें। लेकिन डिबेट से फिर आजकल तो कुछ और ही चलने लगता है। चलिए,
तो भौतिक स्थितियों को केंद्र में रखकर द्वंद्वात्मक सिद्धांत को अपनाया गया। ये द्वंद्वात्मक सिद्धांत क्या था, मैं इसका एक वीडियो अलग से बना के भी आप लोगों को यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाके खुद से ही, हालांकि मैं लिंक शेयर कर दिया करूंगा, लेकिन आप देखते रहिएगा, डेली हिंदू का आपको मिलेगा। आज नहीं लगाया है अभी, फिर अभी कुछ देर में लगा दूंगा, ठीक है, आफ्टर क्लास। मार्क्स का कहना था कि देखिए भौतिक अवस्था क्या थी, मनुष्य का जो जीवन है प्रारंभ आरंभ में शिकारी जीवन था। शिकारी जीवन से वो कृषि उत्पादक ऋग्वैदिक समाज जो पशुपालन पर बल देता है। फिर जब अधिशेष उत्पादन हो गया तो भूमि स्वामित्व की अवधारणा, यानी जमीन पे कब्जा करने की बात आई, ठीक है। और भूमि पर जब कब्जा किया गया तभी सरप्लस जो आया अनाज, उसको यानी जो गैर उत्पादक वर्ग है वो अपने पास रखने लगा। यानी जो जिस भूमि पर कब्जा कर लिया, जैसे मान लीजिए मोहित ने के पास 10 एकड़ की जमीन है, तो मोहित तो खेती नहीं कर सकता, तो खेती करवा के उसने अनाज तो रख लिया अपने पास, ठीक है। तो ये है सरप्लस अनाज जो अपने पास रखेगा। अब ये धर्म ने क्या किया, इसको कर्मकांडीय स्वरूप को जस्टिफाई किया कि हाँ हाँ आप हमें थोड़ा सा दान दे दीजिए, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। एक मॉरल जो ऑथेंटिकेशन है वो उन्होंने प्रोवाइड किया। इसी से ही पूंजीपति, यानी उनके पास पैसा आया, पूंजीपति वर्ग आए, जिसका काम था मुनाफा कमाना, एकमात्र उद्देश्य था मुनाफा कमाना। और ये श्रमिकों के शोषण पर आधारित था। जितना ज्यादा शोषण करेंगे, 5 घंटे की जगह 10 घंटा काम करवाएंगे, पैसा 5 घंटे का ही देंगे, तो शोषण ही तो है। तो आरंभिक में शोषण से इनकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल हुआ है। बेगारी तक हुई है भाई, शोषण में बेगारी भी आती है। बेगारी मतलब कि बिना पैसे के काम करवा लिया, ठीक है। तो पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदला नहीं जा सकता, द्वंद्वात्मक का यही कहना। और यही वर्ग क्लासिकल जो चिंतन है वो यही है। तांबे का ज्ञान बर्तन है, लोहे का ज्ञान, जब तांबे का ज्ञान हुआ तो बर्तन बना, लोहे का ज्ञान हुआ तो वनों की कटाई हुई, हल बना उसका। तो ऐसे ही चीजें चलेंगी, ठीक है। तो ऐतिहासिक भौतिकतावाद का सिद्धांत क्या कहता है, आदिम समाज है, फिर शिकारी है, प्रकृति संपदा पे सबका अधिकार था, तो यही समाजवाद था। कोई क्लास नहीं था, तो वर्ग विहीन समाज था। दास समाज में, ये यूरोप में था, हमारे यहाँ पे दास समाज नहीं था, ध्यान रखिएगा। तो संपत्ति की अवधारणा आई, पशुपालन आए, मालिक शोषक हो गया और सेवक शोषित हो गया। सामंती समाज जब आया तो भूस्वामित्व जमींदार सामंत जो है ये शोषक कहलाए, और कृषि जो है मेहनतकश जो है वो शोषित कहलाए। पूंजीवादी समाज में अगर हम बात करें, देखिए समाज के ये रूप बताया जा रहा है, ये समाज के रूप है अलग अलग दौर में। तो अब वर्तमान समय में पूंजीवादी समाज में क्या है, उद्योगपति है वो शोषक है और श्रमिक जो है शोषित है, और शोषण चरम स्तर पर होगा। ये मार्क्स इसकी व्याख्या करता है। पूरी तरह से ये भी सही नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो एक समाजवादी समाज की स्थापना की बात जब की जाती है तो पहले ही ध्यान में रख लिया जाता है कि भाई कोई तो शोषित होगा। तो शोषित जो है वो मध्य वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग भी शोषित है। इन्होंने इस शोषण को उजागर किसने किया, मध्यम वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग ने शोषण के स्वरूप को उजागर किया। इसने पूंजीवादी समाज की में, इससे क्या होगा, उजागर करने से पूंजीवादी समाज में सर्वहारा की क्रांति होगी। यानी कि जो लंबे समय तक से जो शोषण की परंपरा चली आ रही है, अब उसके विरुद्ध उठना, ठीक है। क्रांति का मतलब ही होता है बनी बनाई व्यवस्था को उलटफेर करना, ठीक है। तो उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा, निजी संपत्ति नहीं होगी, धार्मिक संरचना भी नहीं होगी, क्योंकि धार्मिक संरचना ही किसके हाथों की कठपुतली है, पूंजीपतियों के। तो एक क्लासलेस सोसाइटी की बात कही जाने लगी। हम तो जातियों में झगड़े हुए हैं, क्लास तो, और अब जाति कमजोर हो गई है तो अब क्लास आ गया सामने। आईएएस आईएएस से शादी करेगा, आईएएस आईपीएस से कर सकता है, लेकिन आईएएस किसी नॉर्मल एक आध कर ले तो कर ले, चाहे वो पुरुष की बात कर रहा हूं, महिला तो बिल्कुल ही नहीं करेगी, ठीक है। चलिए, अब इसी का चरम रूप क्या है, साम्यवाद। साम्यवाद में कहा गया है कि वर्ग विहीन समाज की बात की गई है। वर्ग विहीन समाज जो है, और मनुष्य जो है, धर्म जो है मनुष्य की चेतना
समाप्त करती है। तो जैसे ही धर्म कब समाप्त होगा, जब मनुष्य में चेतना आ जाएगी, कॉन्सियसनेस आ जाएगा। और यही डायलेक्टिक है। डायलेक्टिक का मतलब द्वंद्व है, आपस में उलझे हुए हैं ये। तो द्वैत से ही अद्वैत की यात्रा है ये कैसे होगा? तो दो वर्ग है इसमें भी, एक समाज में शोषक और शोषित, दो वर्ग होते आए हैं हर समाज में। अब यहाँ पे यानी हाईली आदर्श रूपी बात करें, साम्यवाद में क्या होगा? वर्ग विहीन समाज होगा। मानव की अवधारणा यहीं पे साकार होगी। ये कोरी कल्पना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं तो इस विचारधारा को एग्जिस्ट किए हुए बहुत समय हो चुका, बहुत सारा पानी नदी में बह चुका है, लेकिन कुछ हमें दिखता नहीं है। तो हम रिजल्ट ओरिएंटेड बात करें तो रिजल्ट क्या है? जीरो। तो साम्यवाद फेल है। ठीक है। आइए अब हम अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जो जो मैंने ऊपर टॉपिक बताया, जो सब टॉपिक, उसी को ही यहाँ पे आगे इस पर चलते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो उत्पादित वस्तुओं का जो मूल्य है, उत्पादित वस्तु का मूल्य, ये देखिए 100 रुपए का ये वस्तु है, इसमें से श्रमिक को मैंने 10 रुपए दे दिया, 90 रुपए जो बचा ये अतिरिक्त मूल्य कह दिया गया। और ये पूरा का पूरा दुकानदार या मालिक हड़पना चाहेगा। श्रमिक चाहेगा कि भैया हमें 10 ही रुपया मिला, 90 रुपए आप रख रहे हो, तो यार हमें भी दो। अब होगा इसमें संघर्ष, और संघर्ष होगा तो असंतोष बढ़ेगा। ठीक है। अब यही मजेदार चीज है कि जब नौकर जब या श्रमिक जब मालिक बनता है तो भी फिर वो मालिक ही हो जाएगा, क्योंकि व्यवस्था इसी तरह से काम करती है। आप आज पुलिस को कोस रहे हैं, लेकिन जब आप आईएएस बनिएगा तो फिर आप भी उसी व्यवस्था का अंग हो जाइएगा। आपको भी मुफ्त में चीजें लेने की आदत हो जाएगी, आपको भी फेवरेटिज्म करना होगा, आपको भी बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना पसंद हो जाएगा। कम से कम सोशल मीडिया ने ये कर दिया है कि भाई फिल्टर लगा के कि आप पेरिस भी घूम के आ सकते हैं हर डेली। आज पेरिस में है तो कल लंदन में होंगे, है ना। चलिए, रिबॉक से काम नहीं चल रहा तो रिबुक उसका प्रोडक्शन जो है उसका भी धड़ल्ले से चल रहा है ना। वर्ग संघर्ष इसमें शोषित और शोषक और शोषित के बीच कॉन्फ्लिक्ट की बात कही गई है, जिसमें कि एक पूंजीपति है शोषक और शोषित है श्रमिक वर्ग। तो दुनिया के मजदूर एक हो, ये नारा दिया गया, और ये क्रांति हिंसक ही होगी। हिंसक क्रांति द्वारा ये सर्वहारा की क्रांति कही जाएगी, और इनकी तानाशाही होगी। तो तानाशाही तो हर जगह गलत है, चाहे आप करें या मैं, मजदूर करे तो भी तानाशाही है, वो गलत होगा। और अगर पूंजीपति अपना तानाशाही कर रहा है तो वो भी गलत होगा। ठीक है। तो अब बहुत सारी चीजें आ चुकी, लॉज आ चुके हैं कि भाई कोई भी मजदूर के आप इस तरह शोषण नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें लॉज हैं, काम कर रही हैं, वो थोड़ा धीमे गति से ही है बट है। तो आप उसको पूरी तरह से डिनाई नहीं कर सकते। सर्वहारा का मतलब, यहां पे सर्वहारा का मतलब हुआ जो मास है, मास क्लास। देखिए पूंजीपति अडानी अंबानी देश में कितने हैं, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं। पूंजीपति वर्ग चंद लोगों के 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख लोग होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे ना। जिनकी अपनी कंपनी अपनी फैक्ट्री होगी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख होंगे, चलो 10 लाख मान लेते हैं। भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। तो ये जो मास है वही है सर्वहारा। तो अन्य सिद्धांत क्या है? धर्म के प्रति दृष्टिकोण क्या है? कि धर्म मानव के लिए अफीम है। मार्क्स कहता है धर्म अफीम है, यानी अफीम खाइएगा तो दिमाग शून्य हो जाता, कुछ सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो मनुष्य की चेतना विहीन करती है, मनुष्य को चेतना मतलब सोच नहीं सकता। तो यही चेतना विहीन का मतलब सोचने विचारने की क्षमता से रहित। चेतना विहीन का मतलब ही यही हुआ। धर्म क्या करता है? मनुष्य को आस्थावान बनाता है, तर्कों से दूर करता है कि अरे कुछ तर्क वितर्क मत करो, मंदिर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? ये क्यों का जवाब नहीं दे रहा है तो फिर, या कोई धार्मिक स्थल आप जाते हैं, टीका लगाना चाहिए, तो कोई कारण नहीं बता रहा, बस उल्टे सीधे प्रैक्टिसेस को जोर जोर से आप लाउड स्पीकर बजाइए। ये धर्म का पार्ट हो गया। कहां लिखा है? नहीं नहीं, सवाल मत करो, भगवान नाराज हो जाएंगे। अरे सोचने की बात है ना।
चलिए, तो मार्क्स का अन्य विचार क्या क्या है? श्रमिकों की एकता में धर्म और राष्ट्र जो है बाधक है, इसीलिए मार्क्स राष्ट्र को, नेशन को नहीं मानता। इसीलिए आप कभी भी शाम की टीवी चैनल को देखिएगा, एक व्यक्ति हैं, आते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमेशा इंडिया के अगेंस्ट ही रहेंगे वो, ठीक है, नाम लेना यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो धर्म और राष्ट्र, चूंकि मार्क्सवादी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि धर्म और राष्ट्र के को ये बाउंड्री को नहीं मानेंगे। तो धर्म को ये अफीम मानते हैं, क्योंकि ये शोषित वर्ग को अपने शोषण की पहचान करने और उसे मुक्त करने के लिए संघर्ष करने के बजाय अलौकिक सुखों की प्राप्ति की प्रेरणा देकर भटका देता है। यानी इनका कहना है साधारण भाषा में कि धर्म उस अफीम की तरह कि भाई अगर आपका शोषण हो रहा है तो भगवान एक दिन उसका भी बुरा करेगा। आपके मालिक ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया तो भगवान पे छोड़ दो, चलते चलो, तो व्यवस्था को बनाए रखता है। और जबकि मार्क्स कहता है क्रांति करो, उसका गर्दन काट लो। ठीक है, सीधी सी बात। तो मार्क्स क्रांति हिंसक है, ठीक है, किसी लॉ को नहीं मान रहा, किसी नेशन को नहीं मान रहा, किसी रिलीजन को नहीं मान रहा। तो ये अनार्की ही तो है, और क्या है। चलिए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मार्क्स ने आज तक एक समाधान बता दीजिए, समस्या बता दीजिए जिसका समाधान मार्क्स वाद नहीं किया। मैं मार्क्स वाद की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो साथ ही शोषित जो है पीड़ित व्यक्ति को विद्रोही और क्रांतिकारी बनने के बजाय सहनशील और भाग्यवादी, नियतिवादी बनाने होने का पाठ पढ़ाता है कि आपके भाग्य में ऐसा ही लिखा था। तो वस्तुतः धर्म जो है मानव को आस्थावान बनाता है, तर्क और विवेक से रहित कर देता है। इसीलिए धर्म का जिस समाज में, समाजवादी समाज में धर्म का निषेध होगा, यानी धर्म फॉलो नहीं किया जाएगा। और साम्यवाद आते आते तक मनुष्य जो है, धर्म जो है मनुष्य की चेतना से ही विलुप्त हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो धर्म नाम की जब चीज रहेगी नहीं तो वो हर चीज पर सवाल उठा सकता है। मार्क्स यूरोप में जन्मा, यह विचारधारा यूरोप में जन्मी। सनातन में तो वाद विवाद की ही परंपरा रही है। मैं मंदिर क्यों जाऊं, मैं ईश्वर को क्यों मानूं, मैं इस पत्थर की मूर्ति को क्यों पूजूं। आपका इससे धर्म खतरे में नहीं आता। शास्त्रार्थ की परंपरा रही है भारत में। किसी भी एक पद्धति से आप ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते। आपको मर्जी है आप लेट की कीजिए, आपको मर्जी है आप नहा के कीजिए, आपको मर्जी है तो मूर्ति की पूजा कीजिए, आपकी मर्जी है तो आप अगरबत्ती दिखाइए, आपकी मर्जी नहीं है तो आप फास्ट मत रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मार्क्स ने धर्म के बारे में जो कहा वो अब्राहमिक रिलीजन की बारे में बात है, क्योंकि यूरोप में यही चल रहा था। अब्राहमिक रिलीजन का मतलब होता है जिसमें पैगंबरवाद हो, यानी कि उसको प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम हो। सनातन को किसने प्रारंभ किया? नोबडी नोज। सनातन मतलब एक वट वृक्ष की तरह, जिसकी वट वृक्ष देखा ना, बस बरगद का पेड़, ठीक है। तो इसी तरह से मार्क्स ने राष्ट्र की अवधारणा को मिथ्या चेतना या भ्रम कहा कि भैया नेशन कुछ नहीं होता। तो भैया नेशन तो, अब देखिए, जब नेशन कुछ होता ही नहीं है, और यूरोपीय ने नेशन की परिभाषा क्या दी थी? एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक रिलीजन। तो भारत में तो मल्टीपल रिलीजन, मल्टीपल रेस, मल्टीपल लैंग्वेज। तो भारत तो ऐसे भी नेशन नहीं है उनके तंग नजरिए से, ठीक है। तो ये बात भारत पे लागू नहीं होती, बट अनफॉर्चुनेट भारत पे इसको लागू करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो मार्क्स ने कहा कि कृत्रिम भौगोलिक धार्मिक भाषाई, कृत्रिम भौगोलिक धार्मिक भाषाई जैसे सांस्कृतिक भावनाओं को उभार कर श्रमिकों के होने वाले शोषण को से उनका ध्यान हटा दिया जाता है, ऐसा मार्क्स का कहना था। पूरी तरह से, भाई सांस्कृतिक पहचान के लिए तो लोग मर मिटते हैं। मैं तेलुगु बोलता हूं तो मुझे मैं मलयाली हूं, मैं तमिल हूं, इसमें मुझे फक्र है, प्राउड है। मैं इससे अपने आप को डिटैच कर ही नहीं सकता।
जो भी व्यक्ति जिस धर्म की उपासना कर रहा है उसे उसमें फक्र होना चाहिए। जहां जो मेरी मिट्टी है, जो मेरी जन्मभूमि है, उसके प्रति मुझे लॉयल होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें क्या गलत है? ठीक है। जबकि दुनिया जो है कि सभी श्रमिकों की दशा एक समान है, अर्थात वो शोषित ही है। देख लीजिए, तो ये पहले से प्रिजुडिस नहीं है क्या? शिवांगी जी, सांस्कृतिक और भाषाई विवाद बने हैं अपने पहचान को लेकर, पहचान के खोने के डर को लेकर। ठीक है, चलिए, वो भी इस बात के क्वेश्चन में रहने वाला है, लिंग्विस्टिक वाला। एक लाइन तो एक आपको देखने को मिलेगा ऐसे में। चलिए, से मार्क्स का चिंतन जो है अंतरराष्ट्रीयवाद का स्वरूप ग्रहण करता है कि जहां दुनिया में हर मजदूर एक ही है, सबका शोषण हो रहा है। चाहे वो 10 करोड़ रुपया, कोई मजदूर जो है 10 करोड़ रुपया भी कमा रहा है। भाई, गूगल के सीईओ वो भी तो मजदूर ही है ना, और क्या है, उसके अंडर में काम कर रहे हैं ना गूगल के। 10 करोड़ 100 करोड़ रुपया कमा रहे हैं शायद वो, तो भी शोषित ही है वो मार्क्स के हिसाब से। मजा आया सुनने में? चलिए। चलिए, तो उसे जहां विश्व में मानव शोषण की समाप्ति की बात की, तो शोषण पहले तो इन्होंने एक फॉल्सिफिकेशन, जब मार्क्स थे तब शोषण हो रहा था, अब मार्क्स नहीं है तो शोषण का रूप बदल गया। शोषण, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि शोषण नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन वो कहीं कहीं पर है, उसके लिए लॉज हैं। पहले तो लॉज ही नहीं थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चेतना का स्तर बढ़ेगा, चीजें और बेहतर होंगी। सोसाइटी ऐसे ही डेवलप करती है, ये हाथ में गन उठाने से सॉल्यूशन नहीं होने वाला। तो जो शहरी नक्सलवाद है उससे भी बचने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मार्क्स का मूल्यांकन कर लेते हैं। ये टॉपिक खत्म करेंगे आज, है ना? चलिए, पेशेंस बना के रखिएगा, ज्यादा नहीं है, खत्म ही होने वाला है। तो यह समस्याओं की जड़ और उसके समाधान समाज में ही तलाश करने की बात करता है। शोषक शोषण के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर विशेष बल दिया इन्होंने कि भाई शोषण का सामाजिक पहलू भी है, आर्थिक, ये बिल्कुल सही बात है। यहां इस बात को मैं भी मानता हूं। श्रमिक आंदोलन को प्रेरित किया, ये भी सही है, ये भी सही बात है कि बिना आंदोलन किए आज जो मजदूरों को उनका हक मिला है वो नहीं मिलता, या और लेट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्रमिकों के कल्याण के लिए अब संगठन और कानून भी बन गए, इन सब की वजह से कानून बन गए, वेरी गुड। विभिन्न देशों में शोषण युक्त मुक्त समाज की स्थापना की प्रेरणा मिली। समाजवादी क्रांति हुई, जैसे रूस में लेनिन के नेतृत्व में, चीन के नेतृत्व में, चीन में माओ से तुंग के नेतृत्व में माओ वाली क्रांति हुई। सरकारों को लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया, हमारे डीपीएसपी में है। ठीक है, तो मार्क्स का योगदान भी है, ठीक है, बट लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है कि हिंसक क्रांति की बात करके अधिकार की, भाई आपको अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए बंदूक ही चलानी पड़ेगी, सामने वाले को गला काटना ही पड़ेगा। तो हिंसा को बढ़ावा दिया इन्होंने, आंख के बदले आंख वाली बात आ गई। तो हिंसा मानव समाज के लिए एक समस्या है। तो मार्क्स ने राज्य विहीन समाज की स्थापना की अवधारणा प्रस्तुत की, तो राज्य का निर्माण ही खत्म, सोसाइटी की बात कर रहे हैं ये। तो सर्वहारा का शासन स्थापित होता है, यानी मास का शासन स्थापित होगा, तब भी वहां, जब मार्क्स मार्क्स ये कहते हैं कि सर्वहारा का शासन होना चाहिए, तो वहां भी तो कोई ना कोई रेगुलेटिंग सिस्टम तो होगा ना, तो वो राज्य की भूमिका में होगा। तो ये मार्क्स का कहना कि जो सर्वहारा राज्य होना ही नहीं चाहिए, कंट्री होनी ही नहीं चाहिए, ये फॉल्सिफिकेशन है। राज्य एकमात्र शोषण का उपकरण नहीं हो सकता, मार्क्स जैसा बता रहे हैं, तो ये मार्क्स का स्टेटमेंट है कि राज्य मात्र शोषण का ही उपकरण है, ये गलत बात। मार्क्स ने सर्वहारा की तानाशाही की स्थापना की अवधारणा प्रस्तुत की, तो मानवाधिकार सीमित हो रही है, यानी जो
सर्वहारा मतलब 90%, इनकी तानाशाही चलेगी तो 10% के मानवाधिकार का क्या? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल कैरेक्टर वही चेंज हो जाएगा। तो मार्क्स की लिमिटेशन भी है ना? तो मार्क्सवादी चिंतन के केंद्र में केवल संघर्ष दिखाई पड़ता है, जबकि समाज में सहयोग भी अपेक्षित है। आप कितना भी कड़े कानून बना लीजिए, सऊदी अरब में हाथ काट लिया जाता है, गर्दन काट ली जाती, तो क्या वहां पे क्राइम नहीं होता है? होता है, कम होता है, लेकिन होता तो वहां भी है। तो खाली कड़े कानून बनाने से भी बात नहीं बनने वाली। तो पूंजीवाद को केवल शोषण का उपकरण बताया, ये भी गलत है। यही उसकी लिमिटेशन है। अगर पूंजीवाद केवल शोषण होता तो टाटा, रतन टाटा की बात अभी मैंने अपने करंट अफेयर में भी दी थी आप लोगों को, वहां पे जाके देख लीजिएगा, फरवरी वाले मंथ में, फेब मंथ में दे रखा है ना? तो मार्क्सवाद की विचारधारा की प्रासंगिकता क्या, कि हाँ ठीक है, सर्वहारा, अनेक देशों में सर्वहारा की क्रांति भी हुई, समाजवादी सरकारें भी गठित हुई, इन सरकारों का पतन भी हुआ और फिर पूंजीवादी सरकारें आ गई। वैश्वीकरण के इस युग में आर्थिक क्रियाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो भौतिकतावाद जो है में वृद्धि होने के कारण शोषण की पर्याप्त संभावना तो है, इसे इनकार नहीं कर रहे हैं। जैसे कि शोषण का एक रूप तो ये भी है कि भाई दुकानदार ने आपको गलत प्रोडक्ट दे दिया या फिर डिफेक्ट वाला प्रोडक्ट दे दिया, ये भी शोषण है। ओवर चार्ज कर दिया ऑटो वाले ने, ये भी शोषण है। तीन लोगों की जगह 5 लोगों को बैठा के लेके जा रहा है, वो भी शोषण है। एक बस में ठूस के भर दिया गया, ये भी शोषण है। एजुकेशन के नाम पे जहां 20 और 30 बच्चे होने चाहिए थे, क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे, वहां पे 1-1 लाख ऑनलाइन में पढ़ाया जा रहा है, ये भी शोषण है। लोग अपने घरों को कि जो घर के आगे जो बढ़ा लेते हैं, या दुकानदार अपने दुकान को आगे बढ़ा के ये फुटपाथों को घेर लेता है, सड़कों को घेर लेता है, आम आदमी अपने गलियों को घेर लेते हैं, ये भी शोषण है। क्योंकि आप दूसरे, शोषण का मतलब दूसरे के अधिकारों को छीन रहे हैं। आप फुटपाथ चलने के लिए आपने वहां पे दुकान खोल लिया क्योंकि हम गरीब हैं। जरा सोच के देखिए। तो फुटपाथ पे चलने वाला रोड पे चलेगा, रोड पे चलेगा तो एक्सीडेंट होगा, उसकी जान जाएगी। जान जाती है जो जाए, गरीब का पेट पलना चाहिए। और वो जिसको गरीब कहा जा रहा है वो गरीब भी नहीं है, बाय द वे। गरीबी के नाम पे तो बहुत सारे लोग तो भाई करोड़ों कमा रहे हैं, 1 रुपया का उन्होंने कभी दिया नहीं है इनकम टैक्स, गरीब है। अभी यूपीएससी में पोल खुल रही है ना लोगों की, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। शिवांगी जी, सिर्फ सरोजनी नहीं है, हर जगह वही है। हर जगह, हर जगह, केवल दिल्ली ही नहीं, हर जगह पूरे भारतवर्ष में है। प्रॉब्लम ये है। चलिए, तो ऐसे में मार्क्स के जो चिंतन में शोषण के प्रति लोगों को सचेत करना और उसे रोकने में सहायक है, ठीक है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या हमें वर्तमान परिवर्तनों को समझने की एक दृष्टि प्रदान करती है, बिल्कुल करती है। डब्ल्यूटीओ अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया, यूएन हो गया, उसमें शोषण ना होने की स्थितियों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, कुछ हद तक तो है। पूंजीवादी देश में भी, पूंजीवादी देश भी श्रमिकों के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने पे बाध्य हुए हैं, उनके लिए लॉज बने हैं, बिल्कुल बने हैं। भारत में अब देखिए बहुत सारे मजदूर के जो फेवर में लॉज बने हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए लॉज बने हैं, है ना? सिंगल जो मदर है उनके लिए लॉज बने हैं, है ना? तो नव उपनिवेशवादी शोषण के स्वरूप को समझने और उसके विरुद्ध खड़ा होने के लिए प्रेरित भी किया गया। नव उपनिवेशवाद का मतलब जो डब्ल्यूटीओ और जो एक ही जगह से वर्ल्ड बैंक, है ना, इन सब देशों, वो कंट्रोल अपने ही विकसित देशों का ही कंट्रोल रहता है इसमें। यही है नव उपनिवेशवादी शोषण। तो जब तक समाज में शोषक और शोषित यानी शोषित पीड़ित वर्ग मौजूद है, तब तक मार्क्स के समाजवादी चिंतन की प्रासंगिकता बनी रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शोषण की बात कर दी ना उन्होंने। अब एक व्यक्ति ने यह भी कहा कि देखो भाई, भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी जो है उनके पैर दबा रही, ये भी शोषण है। लोग
वो प्रेम है, उनको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जैसी जिसकी जिसकी जैसी बुद्धि होगी वैसे ही, जैसे मैंने अपना हरा रंग का चश्मा पहना तो मुझे हरा ही दिखने वाला है, सावन के अंधे को हर चीज हरा ही दिखता है। तो कुल मिला के मार्क्स को भी मैं पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकता, लेकिन पूरी तरह से इसे एक्सेप्ट करना भी मुश्किल है। ठीक है, तो एक तुलना है, तुलना समाजवाद और मार्क्सवाद में क्या है, ठीक है, इसको देख ली, इसको हम ये, अच्छा ये एक विचारधारा है, विचारधारा को हम थोड़ा कल करेंगे, इसको भी पढ़ के आपको आना है। जो मैंने आप लोगों को बुकलेट दिया है वर्ल्ड हिस्ट्री का, उसको पढ़ के आइएगा, ठीक है, और कल हम यहां से स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा ये लंबा चलेगा, लेकिन आपकी जो फाउंडेशन समझ लीजिए, फाउंडेशन जो है ना, वो फाउंडेशन ये ही है। यूपीएससी अगर करना है तो ये फाउंडेशन मजबूत करना होगा, नहीं तो भवन गिर जाएगा, कमजोर नहीं रहेगी तो भवन गिरेगा। ठीक है, ओके गाइस, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए।